हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी इस चैप्टर में 2 क्लासेज हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पीछे के क्लासेस नहीं किए हैं, पहले पीछे के क्लासेस अटेंड कर लेंगे, तब ये आगे के पोर्शन आपको समझ में आएंगे, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम आनी है उनको। ठीक है, अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी कर चुके हैं या फिर पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या स्टडी कर किए थे। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग जो समझने का कोशिश किए थे कि एलील क्या होता है, फिर हमने समझा था कि होमोजाइगस का क्या मतलब है, होमोजाइगस का क्या मतलब है, या फिर हेटेरोजाइगस क्या होता है, या फिर डोमिनेंट जीन किसको कहते हैं, या फिर डोमिनेंट एलील किसको कहते हैं। रिसेसिव वर्ड का मतलब हम लोग समझ चुके थे, तो रिसेसिव क्या किसको कहेंगे, जीनोटाइप किसको कहते हैं ये हम समझे थे। फिनोटाइप क्या होता है इसको समझने का कोशिश किए थे। फिर हमने समझा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या फिर हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, इसको हम समझने का कोशिश किए। उसके बाद हमने मेंडलिज्म की बात की, मेंडल के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझने का मेंडल के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है हमने पिछले के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किए। ठीक है, इस लेक्चर के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं और आप लोग को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम अगर लिख दे कैपिटल बी और कैपिटल बी, ठीक है, आपको लिख दे कैपिटल बी और कैपिटल बी, और फिर आपको बताना है कि ये जो कैपिटल बी और कैपिटल बी हमने लिखा है, ठीक है ना, इसके लिए आपको क्या करे, कुछ ऑप्शन दे दे। ठीक है ना, क्वेश्चन बेसिकली ये है कैपिटल बी और कैपिटल बी। आपको इसको देख के बताना है कि ये जो है, सबसे पहला 1 मिनट बाबू, आप लोग को अगर लाइव चैट दिख रहा हो तो वहाँ पे आंसर करते चले जाइएगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो कॉपी पर लिख के आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसको देखकर आपको क्या किया, कुछ ऑप्शन को दिया। ठीक है ना, सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने है कि ये जो लिखा हुआ है कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये क्या है, ये होमोजाइगस है या नहीं, या फिर ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, या फिर इसको हम प्योर डोमिनेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इसको हम प्योर रिसेसिव कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इसको हम हाइब्रिड कह सकते हैं या नहीं कह सकते। ये क्या है, ये जीनोटाइप है या फिनोटाइप है। ये जो हमने कैपिटल बी लिखा है, ये जीनोटाइप है या फिर ये फिनोटाइप है, 7वां नंबर, या फिर ये फिनोटाइप है। चलिए बात को समझिए। इसको देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है कैपिटल बी और कैपिटल बी ये होमोजाइगस है, तो इसको होमोजाइगस पे टिक कर देना है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, होमोजाइगस पे टिक कर देना है। ओफो, ये जो लिखा हुआ है बाबू, ये कैपिटल बी और कैपिटल बी है, इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं। ये जो हमने लिखा है कैपिटल बी
और कैपिटल बी, ठीक है। तो आपको बताना है ये कैपिटल बी जो है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। ये प्योर डोमिनेंट है या प्योर रिसेसिव, फिर इसको हम हाइब्रिड कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ठीक है। ये जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, क्लियर ना। तो इसमें जो है आपको एक से अधिक आंसर हो सकते हैं, तो जो होगा उसके सामने क्या करना है, आपको बता देना है कि ये जो है होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस नहीं है तो इसको काट देना है। ये प्योर है तो टिक कीजिए, प्योर नहीं है तो प्योर डोमिनेंट है तो टिक कीजिए, प्योर रिसेसिव है तो प्योर रिसेसिव पे टिक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये हाइब्रिड है तो इस पर टिक कीजिए, अगर नहीं लग रहा है तो इसको कट कीजिए, अगर लग रहा है कि नहीं ये जीनोटाइप है तो जीनोटाइप पे टिक कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको आंसर करना है कि इनमें से इसको देखकर कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, कौन कौन सा गलत है। जो सही है उसके सामने सही टिक कर देना है, जो गलत है उसके सामने गलत टिक कर देना है, ठीक है ना। ऑप्शन सेम रहेंगे बाबू, ठीक है। ऑप्शन आपके सेम रहेंगे, ऑप्शन जो है यही रहेगा। क्वेश्चन हम दूसरा यहाँ पे डाल देते हैं, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी यही ऑप्शन है। कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने लिखा है। अब इसको देख के आपको बताना है कि ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, या फिर दोनों है, या फिर इस दोनों में से कोई एक है, ये प्योर डोमिनेंट है, ये प्योर रिसेसिव है। तो जो इसके बारे में सही होगा उसके सामने टिक लगा देना है, और जो गलत होगा उसके सामने गलत कर देना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसके बारे में यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो सही होगा सही करना है, जो गलत होगा जो जिसके सामने गलत। आंसर एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक सही भी हो सकता है, एक से अधिक गलत भी हो सकता है। चलिए चौथे नंबर पे हम लिख देते हैं कैपिटल जेड, कैपिटल जेड, ये दोनों जेड है बाबू, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम नीचे लिखते हैं कि जो हाइट है, लंबाई, बौनापन, ठीक है ना, ये हाइट जो है ये किस चीज को दिखाता है। ये जीनोटाइप है या फिर ये फिनोटाइप है। जो सही है उसके सामने टिक लगा देना है, या फिर ये फिनोटाइप है, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है आपके सामने, अगर किसी व्यक्ति का आंख जो है ब्राउन है, ब्राउन आई है, तो आंख का ब्राउन होना ये उस व्यक्ति का जीनोटाइप है या फिर फिनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब होता है जीन प्रारूपी, फिनोटाइप मतलब होता है दृश्य प्रारूपी, या फिर ये फिनोटाइप है। आपको आंसर करना है, बेटर होगा कि आप इसको कॉपी में लिखते चले जाइए। चलिए इसके अलावा सातवां नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि जो मेंडल है उसका डेट ऑफ बर्थ बताना है बाबू। DOB यानी डेट ऑफ बर्थ ऑफ मेंडल, ठीक है ना। मेंडल का DOB बर्थ बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको। उसके बाद आठवां नंबर आपको बताना है डेथ ईयर ऑफ मेंडल। डेथ ईयर ऑफ मेंडल, आपको ये चीज बताना है। आठवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन हम इधर लिख देते हैं, आपको बताना है वह कौन कौन से लोग थे हु रीडिस्कवर मेंडेलिज्म। जो मेंडल के नियम थे उसको फिर से किसने खोज निकाला, किन किन कौन कौन से व्यक्ति थे जो जिन लोगों ने मेंडल के नियमों का पुनर्खोज किया या फिर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया, ठीक है ना। तो उसके नाम लिखना है आपको। ये तो आपका
नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो पहले का आंसर, पहले के सामने ये ऑप्शन सारा होगा बाबू, इसमें से जो जो सही होगा उसको टिक करना है, जो जो गलत होगा उसको गलत कर देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना है, फिर ये सारा ऑप्शन लिखना है, इसमें से जो जो सही होगा उसको टिक करना है, जो गलत होगा उसको गलत टिक करना है। और उसके बाद क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, उसके सामने सेम ऑप्शन है, इसमें से जो जो आपको सही लगे उसको टिक कर देना है, जो जो गलत लगे उसको गलत कर देना है। और चौथे नंबर में भी वही काम करना है। यहाँ पर हाइट के बारे में बताना है कि हाइट जो होता है वो, हाइट जो है अगर कोई व्यक्ति लंबा है तो वो उसका जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। अगर किसी व्यक्ति का जो आई है वो ब्राउन है तो वो उसका जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, आपको ये बताना है। मेंडल का डेट ऑफ बर्थ बताना है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। मेंडल का जो है डेथ ईयर बताना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, आपका जो पीडीएफ था उसमें मिस्टेक हो गया था और हमने सुधार करके पीडीएफ में सुधार कर दिया है, तो आप उसको जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और वह कौन कौन से व्यक्ति थे जिन जिन लोगों ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म किया, ठीक है ना। तो इसके आंसर जो है आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हम जो है मेंडल के जीवनी को समझने का कोशिश किए थे। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मेंडल जो है इतने महान कर्म करने के बावजूद भी, इतनी महान खोज करने के बावजूद भी उनके जीवित रहते हुए उनको जो है साइंटिस्ट यानी कि उनको अपने कार्यों का श्रेय नहीं मिला। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ वैज्ञानिकों ने सेम टाइप के एक्सपेरिमेंट को किया और मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की, और उसके बाद फिर मेंडल का नाम जो है चर्चा में आने लगा और पता चला मेंडल ने जो खोज किया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण खोज था, और जिसकी वजह से आज का पूरा मेडिकल साइंस जो है ना बाबू वो जेनेटिक्स पे ही आधारित है। अगर मान लेते हैं कि अभी के डेट में कोरोना वायरस की जो है कोरोना वायरस का जो है वैक्सीन खोजा जा रहा है, तो वो वैक्सीन भी जेनेटिक्स पे ही आधारित होता है, जो कि आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया, ठीक है। वो दूसरे पौधे का चुनाव कर सकते थे लेकिन उन्होंने मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना बाबू। तो इस चीज को आपको समझना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था। तो आप समझ लीजिए बाबू, ठीक है ना। व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। हमको अच्छे से पता है कि मेंडल ने क्या किया, अपने प्रयोगात्मक जीव के रूप में, अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में, अपने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के रूप में उन्होंने बगीचा मटर या उद्यान मटर, जिसको हम लोग गार्डन पी कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नेम जो होता है पाइसम सेटाइवम होता है, ये इंपॉर्टेंट है और हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको। उन्होंने क्या किया था कि अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में उन्होंने गार्डन मटर का चुनाव किया था, गार्डन पी का चुनाव किया था, उद्यान मटर जिसको हम लोग बगीचा मटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है बाबू, सबसे पहला रीजन कि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा होता है, ठीक है ना। अगर मटर के अलावा क्या होता है कि वो आम के पौधे का चुनाव करते, वो बरगद के पौधे का चुनाव करते, तो उनकी जो आयु होती है वो काफी अधिक होती है, ठीक है ना। वो फल देने में काफी टाइम लगते हैं, उनके बीज प्राप्त होने में काफी लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा, तब उनके बीज आएंगे। लेकिन जो मटर है ना बाबू, इसकी उम्र जो है वो काफी कम होती है, 3 से 4 महीने में क्या है उसकी नेक्स्ट जनरेशन हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा होता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है, काफी बड़ा जगह की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। काफी अधिक इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं है, काफी अधिक जो है इसकी देख रेख की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको आसानी से छोटे से जमीन पे, छोटे से जगह पे आप इसको आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा होता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। ये पहला रीजन रहा उनका मेंडल के मटर के पौधे के चुनाव करने के लिए। दूसरा, मटर का जो पौधा होता है इसकी आयु मात्र जो है 3 से 4 महीने की होती है, मैक्सिमम 3 से 4 महीने की इसकी आयु होती है। अतः थोड़े ही समय में इसकी पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। अगर हमको क्या करना है कि एक बीज हमने बोया और उस बीज से हमको दूसरे बीज प्राप्त करने में हमको मैक्सिमम जो है 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मटर का पौधा था वो कम समय में ही अपने फल फूल देने शुरू हो जाते थे, कम समय में ही उनसे अगली जनरेशन के बीज प्राप्त हो जाते थे। इसी कारण से क्या हुआ, मेंडल ने गार्डन पी का चुनाव किया। तो पौधे की आयु 3 से 4 महीने तक की होती है, अतः थोड़े समय में ही इसकी पीढ़ियों का अध्ययन करना क्या है, संभव है।
अगर क्या होता कि इन्होंने आम का पौधा लिया होता तो काफ़ी समय तक उनको वेट करना पड़ता, वो लंबे समय तक पहले जो है बीज बोते, वो लंबे समय तक वृद्धि करता और उसके बाद उस पे जो है आम लगने शुरू होते हैं और फिर जब उनके उस आम से प्राप्त गुठली को बोते तो फिर नया पौधा उनको प्राप्त होता है। और ये सारी जनरेशन टू जनरेशन स्टडी करने में उनको काफ़ी लंबा समय का लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन हो सके, इसीलिए मेंडल ने क्या किया कि पाइसम सेटाइवम का सिलेक्शन किया। तीसरा रीजन है, मटर के पौधे जो होते हैं वो माप में छोटे होते हैं, आम जैसा, बरगद जैसा, बबूल जैसा वो काफी बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। अतः इनकी देख रेख करना और इसको संभालना जो है काफी सुविधाजनक होता है, काफी सुगम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मटर के जो पुष्प होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बाबू कि मटर का जो पौधा होता है ना उसमें जो फ्लावर लगते हैं वो बाइसेक्सुअल लगते हैं, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल लगने से ये हो जाता है कि मटर के पौधे में ही हमको एक ही फ्लावर में, यानी मटर का जो एक फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर में हमको मेल पार्ट भी देखने को मिल जाएगा और फीमेल पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको आंसर करना है, आपको अभी लाइव चैट में आंसर करना है कि बताइए एक फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मेल पार्ट को क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, क्लियर ना। तो मटर के पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं एवं अनुन्मिल्य होते हैं। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस वर्ड का प्रयोग हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर, यानी कि वैसा फ्लावर जिसमें परागण की क्रिया पुष्प जब बंद है तभी हो जाती है, ठीक है, उसको क्लिस्टोगैमस या बंद पुष्प कहते हैं या क्लोज्ड फ्लावर कहते हैं। जिसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया पुष्प के खिलने के बाद होती है, उसको जो है हम लोग चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो ये चीज हम जो है चैप्टर 2 के अंदर ही पढ़ चुके हैं। तो मटर का जो पुष्प होता है, पहली बात तो है बाइसेक्सुअल होता है, दूसरी बात है क्लिस्टोगैमस होता है, यानी कि नेचुरली जो है, नेचुरली ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रूप से मटर का पौधा पर परागण नहीं कर सकता। मटर के पौधे में अगर हमको पर परागण कराना होगा तो हम कृत्रिम पर परागण विधि का प्रयोग करेंगे। और चैप्टर 2 में हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में हम लोग मेनली जो है दो तरह के विधि का प्रयोग कर लेते हैं। मेनली जो है हम लोग इमैस्कुलेशन वर्ड सुन चुके हैं, इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन, ठीक है ना। तो विपुंसन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाते हैं। विपुंसन में करते क्या है, यदि कोई फ्लावर है और फ्लावर का ये जो है बीच वाला पार्ट जिसको हम लोग जो है फीमेल पार्ट कहते हैं और इधर जो है इसको हम लोग मेल पार्ट कहते हैं, इसको अगर हम काट के हटा दें तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन यदि हम लाकर इसके वर्तिकाग्र पर छिड़क दे तो ये हो गया क्या, अगर हमने क्या किया कि इसके पुंकेसर को काटा तो हमने विपुंसन कर दिया यानी इमैस्कुलेशन, ठीक है ना। अब ये स्वपरागण नहीं कर सकता। अब हम दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन लाकर इसके फ्लावर पे छिड़क देंगे तो इसमें हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जिसको हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। हाँ या ना बाबू। तो मटर का जो पुष्प होता है ये बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद ये क्लिस्टोगैमस होता है, मतलब नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है, नेचुरली पर परागण के चांसेस नहीं है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो स्वपरागण करेगा, लेकिन अगर हमको पर परागण कराना होगा तो हमको इमैस्कुलेशन विधि का प्रयोग करके कृत्रिम रूप से दूसरे पौधे के परागकण को इसके फ्लावर पे छिड़कना पड़ेगा, ठीक है ना। तो होते हैं, अर्थात यह स्वपरागण भी कर सकते हैं, नेचुरली तो ये स्वपरागण करते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो विपुंसन विधि का प्रयोग करके आसानी से पर परागण भी हम इसमें करा सकते हैं। मतलब सिंपल है कि मटर का जो पौधा होता है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। मटर के पुष्प जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, क्लिस्टोगैमस होते हैं, इसी कारण से हम इस पौधे में स्वपरागण भी आसानी से करा सकते हैं और परपरागण भी आसानी से करा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यह स्वपरागण और परपरागण के लिए दोनों के लिए ये उपयुक्त होता है। ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट था इस मटर के पौधे का। नेक्स्ट है, मटर की विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से प्राप्त हो जाती है। आप अभी मार्केट चले जाओ और आप देखोगे, अभी आप मार्केट चले जाओगे और आप ढूंढोगे कि हमको पीले कलर वाला जो है मटर चाहिए,
ठीक है ना, जिसको हमको पीले कलर वाला केराव जिसको आप लोग बोल लेते हो, जो सूखा वाला होता है मार्केट में मिलता है, केराव बोल लेते हो, वो मटर ही होता है ना बाबू, सूखा हुआ। तो अगर आपको पीले कलर का यानी येलो कलर का मटर चाहिए, वो भी मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा और मेहनत करो और आपको अगर ग्रीन कलर वाला चाहिए तो ग्रीन कलर वाला भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी चॉइस है कि क्या हो कि जो मटर का जो कलर हो, वह मटर का जो क्वालिटी हो वह इन्फ्लेटेड हो, फूला हुआ हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इन्फ्लेटेड मतलब गोल गोल, उसमें कोई पिचकाहट देखने को नहीं मिलता है। इन्फ्लेटेड भी आप मार्केट में आसानी से प्राप्त कर लोगे। अगर आपको सिकुड़ा हुआ चाहिए तो यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से क्या है कि मटर की बहुत सारी वेराइटीज होती है जो कि आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो आसानी से उनको क्या हो गया कि उनको लगा कि नहीं, मटर पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो इनके जो अलग अलग विपरीत लक्षणों वाले जो प्रजातियां हैं हमको आसानी से मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने बहुत सारे अपने सगे संबंधी से और खुद भी मार्केट से या फिर इधर उधर से करीब लगता है 34 तरह के वेराइटीज को कलेक्ट किया और उसमें से 14 शुद्ध वेराइटी को अलग करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है ना। तो मटर की जो है विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली प्रजाति जो है सरलता से मिल जाती है। क्लियर है। यह विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति में भी समान प्रजनन की क्षमता रखती है, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा भी हो, ठीक है ना, कोई भी इन्वायरमेंट में ये आसानी से क्या है फसल आसानी से ये जो है फूल दे सकता है, आसानी से इसकी ग्रोथ हो सकती है। यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस पे काफी कम पड़ते हैं, ठीक है ना। इनके फली मतलब ये जो देख रहे हो ना बाबू मटर का, ये जो है फली है, ये जो आप देख रहे हो इसको फली कहते हैं, ठीक है ना, पोड कहते हैं। तो इसके जो फलियां हैं, एक फली में आपको बहुत सारे बीज मिल जाते हैं। आम का पौधा होता तो आम में एक ही बीज मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मटर का पौधा है तो मटर के पौधे में एक फली में आपको क्या है बहुत सारे बीज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके फलियों में बीजों की संख्या अधिक होती है तथा फलियां और बीज कम अवधि में ही पक जाते हैं। आम को पूरी तरह से आम का जो है फ्लावर आया और फ्लावर आने के बाद पूरी आम बनने में काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन ये जो मटर का पौधा है इसमें फ्लावर आया और कुछ ही समय में ये जो है इसका जो फली है वो रेडी हो जाएगा। इस फली के अंदर जो है बीज कम ही समय में आ जाएंगे, क्योंकि इसका पूरा का पूरा लाइफ स्पैन ही 3 से 4 महीने का होता है। यानी फूल भी 3 से 4 महीने में देना है, फल भी 3 से 4 महीने में देना है, इसमें दाने भी 3 से 4 महीने में ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके फलियों में बीज की संख्या अधिक होती है तथा फलियों और बीज जो है वो कम अवधि में ही क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। इसमें अब बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं ना बाबू जो क्लिस्टोगैमस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे होते हैं जो पर परागण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर पर परागण हो गया और पर परागण से बीज बन गया तो वो बीज क्या है अंकुरन की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें 2 स्टेटमेंट जो है ना बाबू इसका प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? दूसरा ये स्टेटमेंट काफी प्लस पॉइंट है कि बहुत सारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं उसमें स्वपरागण हुआ तभी जो है वो बीज का निर्माण करेंगे और वो बीज अंकुरन की क्षमता रखेंगे। लेकिन ये ऐसा पौधा था जिसमें कृत्रिम परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद भी, हालांकि ये नेचुरली क्लिस्टोगैमस होता है, ये स्वपरागण करता है, लेकिन अगर हम इसमें आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा के हम पर परागण भी करा दिए, कृत्रिम रूप से पर परागण भी करा दिए और उससे भी अगर बीज मिला हमको, तो वो बीज भी अंकुरन की क्या रखती है, क्षमता रखती है। तो कृत्रिम परागण द्वारा बने जो संकर पौधे होंगे, संकर पौधे का मतलब क्या होता है बाबू, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक लक्षण के लिए 2 जीन प्रेजेंट है और दोनों जीनों का प्रदर्शन अलग अलग है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई पौधा है और उसमें क्या है कि लंबाई वाला भी जीन है और बौनेपन वाला भी जीन है, तो ये इस तरह के पौधे को हम लोग हाइब्रिड कहेंगे।
क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। इस तरह के पौधे को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हाइब्रिड कहेंगे, संकर पौधा कहेंगे, ठीक है ना। तो एक ही लक्षण के लिए दो जीन है और दोनों जीन का प्रदर्शन यदि अलग अलग है ना, देखिए यहाँ पर दोनों जीन का प्रदर्शन अलग है। कैपिटल टी लंबेपन को लंबेपन के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल टी जो है नाटेपन के लिए जिम्मेदार है। और अगर संकर पौधा भी हम लोग बना लेते हैं इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करके, तब जाकर वो भी जो है जनन की क्षमता रखती है, वो भी फल फूल करके क्या है, वो अच्छी फसल और अच्छे बीज तैयार हो जाते हैं उससे, ठीक है। तो ये दो चीज जो था इस पौधे में प्लस पॉइंट था। ये भी कह सकते हो कम आयु भी का होना भी ये प्लस पॉइंट है। तो एक तरह से कह सकते हो कि सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो इस चीज को प्रदर्शित कर रही है कि जो मटर का पौधा था वह मेंडल के लिए काफी सुविधाजनक था, काफी सुलभ था, और मेंडल जो भी कुछ चाहते थे वो सारे कैरेक्टर इस पौधे में देखने को मिल गए उन्हें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में बोर्ड में पूछे जाएंगे बाबू। कंपटीशन में यहाँ पर चांसेस काफी कम ही होते हैं। कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टेटमेंट जो है आपका 4 और स्टेटमेंट जो है आपका 8 से पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में बोर्ड में क्वेश्चन जो है आपसे अगर पूछा जाए कि मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो आपके पूरे स्टेटमेंट को आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि मेंडल के सफलता के कारण क्या है, ठीक है ना। तो मेंडल के सफलता का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वह मटर के पौधे पे जाता है। मटर के पौधे में जो लक्षण थे, अगर वो सारे लक्षण अगर इस पौधे में नहीं होता तो मेंडल को काफी डिफिकल्टी होती है उनके अपने एक्सपेरिमेंट में, और वो जो है अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते। तो एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचने में काफी बड़ा योगदान दिया उनको इस मटर के पौधे ने, ठीक है ना। तो मटर का पौधा का सिलेक्शन जो है उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा जो है श्रेय लेता है। तो और उसके बाद इन्होंने राइट प्लांट को सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया था इस पौधे पर एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो भी कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जो भी कुछ इन्होंने देखा था, वो सबको क्या किया इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखा, गणितीय आंकड़ों में ये रजिस्टर करते चले गए, ठीक है ना। इन्होंने बायो के अंदर मैथ्स को यूज करना शुरू किया, स्टैटिक्स को यूज करना शुरू किया, और दोनों चीज जो है इनके लिए प्लस पॉइंट रहा, ठीक है ना, इनके सफलता का सबसे बड़ा कारण। तो मटर के पौधे की उपर्युक्त विशेषता, यानी मटर के पौधे में ऊपर जितने भी विशेषता हमने बताया है और मेंडल के द्वारा निष्कर्षों को गणितीय आंकड़े में लिखना, ये मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो जब भी क्या करते कि मेंडल के जब भी वो क्या करते प्लांट पे जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते तो वो बारी बारी से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक समय में सिर्फ एक ही लक्षणों पर, वह एक समय में क्या करते, सिर्फ एक ही लक्षणों पे स्टडी करते, वो बहुत सारे लक्षण को लेके उलझते नहीं, ठीक है ना। उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, उसमें सिर्फ एक ही लक्षणों की वंशागति को पढ़ा। फिर उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, 2 लक्षणों को साथ में लेकर आगे बढ़े। उन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया, 3 लक्षणों को साथ में लेकर आगे बढ़े। तो इन्होंने काफी सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप वाइज एकदम एक लक्षण से शुरू करके वो लक्षणों को बढ़ाते चले गए, और ये भी उनके आंकड़े को सही रूप देने में सहायक साबित हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया था, एक समय में सिर्फ एक ही लक्षणों पर अध्ययन किया करते थे, और ये भी उनके सफलता का सबसे बड़ा रीजन रह गया। तो 3 रीजन हो जाते हैं बाबू। सबसे पहला तो राइट प्लांट का सिलेक्शन उन्होंने किया, जिसमें उपर्युक्त सारी विशेषता देखने को मिल रही है। उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मेट का प्रयोग में लाया, जिससे डेटा तैयार करने में उनको काफी आसानी हुई, और वो जब भी लक्षणों की वंशागति पे स्टडी करते तो वो स्टेप वाइज स्टडी करते, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते, ताकि वो उलझे नहीं और लक्षण जो है मिक्स नहीं हो जाए, उनका डेटा खराब नहीं हो जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है ना, उनके मटर के पौधे के चुनाव करने का आंसर हो गया, और उसके बाद उनके सफलता का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना बाबू।
चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने दो वर्ड का प्रयोग किया था। वो मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो उन्होंने सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर किया, फिर उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, ठीक है ना। तो ये तो हम आगे सीखेंगे। पहले तो हम ये सीखेंगे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सर जी आपने बताया था कि 34 तरह के जो है पौधे को उन्होंने लाया, 34 तरह के पी प्लांट को उन्होंने मंगवाया था, उसमें से 14 का सिलेक्शन किया। तो उस 14 पौधे में कौन कौन से लक्षण थे जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये 14 पौधों के हम लक्षण को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बाबू। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, मेंडल द्वारा चुने गए मटर के जो 14 पौधे थे उनके लक्षणों की आपको डेटा तैयार करनी है कि उनके लक्ष्य, वो जो 14 पौधे थे उनमें कौन कौन से लक्षण थे, ठीक है ना। ड्राई टेबल, एक टेबल काफी इंपॉर्टेंट होगा बाबू, आगे के वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी पे सॉल्व होने हैं। तो जरा सा ध्यान से, ड्राई टेबल ऑफ 14 प्लांट्स ट्रेट डाइट मेंडल सेलेक्टेड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आपको बताना है कि मेंडल द्वारा जो मटर का पौधा चुना गया था जिसमें से उन्होंने 14 शुद्ध पौधे को सेलेक्ट किया था, उनमें कौन कौन से लक्षणों को उन्होंने देखा या कौन कौन से लक्षणों के आधार पर उन्होंने सेलेक्ट किया, क्लियर ना। तो मेंडल के द्वारा चुने गए ये जो 14 पादप थे उसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। ध्यान रखना है, पौधों की संख्या 14 थी लेकिन लक्षणों की संख्या 7 जोड़ी थी। और वो सातों, हर एक जोड़ा जो था वह एक दूसरे के विपरीत लक्षण को प्रदर्शित कर रहे थे। यानी कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। इस चीज को हम समझते हैं कि हम 7 जोड़ी लक्षण क्यों। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कितने जोड़े लक्षणों पे वो स्टडी कर रहे थे। तो 7 जोड़ी लक्षणों पे वो मेंडल स्टडी कर रहे थे। ये सातों जोड़ी जो था लक्षण जो था वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, विपर्यासी लक्षण थे, एक दूसरे के विपरीत लक्षण को प्रदर्शित करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं मेंडल द्वारा चुने गए ये जो 14 पौधों के लक्षण जो है निम्नलिखित थे, ठीक है ना। 7 जोड़ा था, ध्यान रखना है बाबू। देखते हैं यहाँ पे हमने 3 जो है यहाँ पे कॉलम बना रखा है। पहला जो है कैरेक्टर यानी ट्रेट का, हमने बताया था कि लक्षण को हम इंग्लिश में कैरेक्टर भी कह सकते हैं और जेनेटिक्स के हिसाब से हम इनको ट्रेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां भी हम ट्रेट वर्ड का यूज करें मतलब हम लक्षण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा है ना कि वह लक्षण जो संतति में दिखता है, वह लक्षण जो संतति में प्रतीत होते हैं वो उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखता है उसको हम रिसेसिव कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई जीव है और उसमें कोई एक लक्षण के लिए 2 तरह के जीन हैं, एक लक्षण के लिए 2 तरह के जीन हैं, ठीक है ना। 2 तरह के मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो है कैपिटल बी और स्मॉल बी जैसा जो है जीनोटाइप है, ठीक है ना। तो कैपिटल बी जो है ब्लू आई को, सिर्फ समझने के लिए, ब्लू आई को शो कर रहा है और स्मॉल बी ब्राउन को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लक्षण उस बच्चे में दिखेगा, उस संतति में दिखेगा, वो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर कैपिटल बी हमने लिखा है, इसका मतलब ब्लू आई कलर वाला जो है वह डोमिनेंट है, क्लियर ना। तो जो लक्षण दिखाई देता है संतति में या फिर जो लक्षण संकर जीव में दिखाई देते हैं उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो जिसका प्रभाव दब जाता है उसको हम अप्रभावी कहते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे कुछ बातें क्लियर होगी बाबू। इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए सबसे पहला जो है यहाँ पर देखिए, उन्होंने सबसे पहला जो लक्षण लिया था तने की लंबाई, जो मटर का पौधा था, ठीक है ना। सबसे पहला उन्होंने किस लक्षण पे गौर किया? तने की लंबाई वाले लक्षण पे गौर किया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पौधे जो होते हैं वो लंबा होता है और कुछ पौधे क्या होते हैं, बौना होता है। लक्षण क्या है? तने की लंबाई, तने की लंबाई के हिसाब से कुछ पौधे लंबा है और कुछ पौधे क्या है, बौना है। तो उन्होंने क्या किया कि एक लंबे पौधे का सिलेक्शन किया, एक बौने पौधे का सिलेक्शन किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पुष्प के रंग को, ये दूसरे लक्षण में देखा उन्होंने कि पुष्प के रंग का आपने सिलेक्शन किया, फ्लावर कलर, ठीक है। उन्होंने यहाँ से भी 2 तरह के प्लांट को सिलेक्ट किया।
पहला जो प्लांट था जिसमें क्या लग रहा था, वायलेट फ्लावर लग रहा था, और दूसरे प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया जिसमें क्या लग रहा था, व्हाइट लग रहा था। उसके बाद तीसरे जो लक्षण उन्होंने देखा फ्लावर की पोजीशन, कि फ्लावर लगते कहाँ पे है, पौधे में फ्लावर लग कहाँ रहा है, तो फ्लावर के पोजीशन के हिसाब से उन्होंने जो पौधा सेलेक्ट किया था, तो उसमें एक पौधा ऐसा सिलेक्ट किया जिसमें अच्छे फ्लावर लग रहे हैं, ठीक है ना, और एक पौधा उन्होंने ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें शीर्षस्थ लग रहे हैं। अच्छे का मतलब क्या हुआ, अच्छ पे मान लेते हैं ये पौधा है, ठीक है ना, और अगर फ्लावर जो है यहाँ बीच में लग रहा है, यहाँ बीच पे लग रहा है तो अच्छी होगा, और अगर यहाँ पर इसके सीड्स पे लग रहा है फ्लावर, इसके सीड्स पे फ्लावर लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो पुष्प की स्थिति के अनुसार इन्होंने क्या किया कि दो पौधे का सिलेक्शन किया, एक पौधा था जिसमें अच्छे फ्लावर लगते थे, दूसरा पौधा था जिसमें शीर्षस्थ फ्लावर लगते थे। फली के आकृति के आधार पे फिर उन्होंने दूसरे पौधे का सिलेक्शन किया, ठीक है ना, दो पौधे का फिर यहाँ पे सिलेक्शन किया। उसमें क्या था, एक पौधा ऐसा लिया जिसमें फूली हुई जो है फली लगती थी, फली हमने बताया ना बाबू, सॉरी हाँ, फली हमने बताया ना, जो मटर का फली होता है, कुछ फूला हुआ होता है और कुछ सिकड़ा हुआ होता है। तो एक पौधा उन्होंने ऐसा लिया जिसमें फली जो लग रहा है वो फूला हुआ है, और एक पौधा ऐसा लिया जिसमें फली जो है सिकड़ा हुआ रहता है। फली के रंग के हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट किया कि कुछ पौधे का जो उन्होंने देखा कुछ पौधे का फली जो है हरा है और कुछ पौधे का पीला है। तो जो उन्होंने यहाँ पर भी दो पौधे को लिया, एक हरा था और एक क्या था, एक में जो फली लग रहा है वो पीला लग रहा है। बीज के आकृति के हिसाब से फिर उन्होंने दो पौधे का सिलेक्शन किया, एक में बीज जो लग रहा था वो पूरी तरह से गोल बीज लगता था, और एक पौधा उन्होंने ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें क्या था, वो झुर्रीदार लग रहा था, रिंकल उसमें बीज बन रहे थे। फिर बीज के रंग के हिसाब से भी उन्होंने दो पौधे का सिलेक्शन किया, एक में बीज जो लग रहे थे वो पीला बीज बनता था, उगता था, और एक में क्या उगता था, हरा उगता था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि टोटल तने के लंबाई के हिसाब से उन्होंने दो पौधा लिया, एक लंबा और एक बौना। पुष्प के रंग के हिसाब से उन्होंने दो पौधे को सिलेक्ट किया, एक जो था आपका वायलेट कलर का फ्लावर लग रहा था, बैगनी कलर का फ्लावर लग रहा था, और एक में सफेद। उन्होंने फ्लावर की स्थिति के अनुसार फिर से दो पौधे का सिलेक्शन किया, फ्लावर के पॉड के शेप यानी फली की आकृति के अनुसार दो पौधे का सिलेक्शन किया, फली के रंग के अनुसार दो पौधे का सिलेक्शन किया, और बीज की आकृति के अनुसार उन्होंने दो पौधे का सिलेक्शन किया, और उसके बाद बीज के रंग के अनुसार उन्होंने दो पौधे का सिलेक्शन किया। इस प्रकार से जो लक्षण जो हो गए वो टोटल 7 हो गए, ठीक है ना, और पौधे जो हो गए टोटल कितने हो गए, 14, 7 यहाँ पर, ठीक है ना, और 7 पौधे यहाँ से, टोटल 14 पौधे का उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल 14 पौधा था, लेकिन लक्षण जो था 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण था, 7 लक्षण थे, और सातों लक्षण के विपरीत लक्षण को उन्होंने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। एक लंबा को लिया तो एक नाटा को लिया, एक बैगनी को लिया तो एक सफेद को लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने 14 प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया कि प्योर प्लांट किसको कहेंगे, यानी कि प्योर प्लांट किसको कहेंगे, उसको हम आगे समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेम चीज जो हमने बताया वही है। उन्होंने फ्लावर पुष्प के रंग के अनुसार दो पौधे का सिलेक्शन किया था, एक में क्या लग रहा था, फ्लावर पर्पल लग रहा था, तो दूसरा पौधा इसके विपरीत लिया जिसमें व्हाइट लग रहा था। उन्होंने फिर दो पौधे का अलग से सिलेक्शन किया, जिसमें से एक पौधा लंबा था और एक पौधा क्या लग रहा था, नाटा लग रहा था। फिर से उन्होंने अलग से दो पौधे का और सिलेक्शन किया, जिसमें से बीज जो थे उसके पीले थे, और एक उससे विपरीत एक में क्या था, हरा लगता था। सीड शेप, सीड का आकार जो है, एक पौधा ऐसा था जिसमें पूरी तरह से गोल यानी राउंड जो है बीज लगते थे, और एक पौधा ऐसा लिया जिसमें राउंड नहीं, वो जब लगते थे तो वो झुर्रीदार होते थे, झुर्रीदार यानी रिंकल्ड होते थे। यहाँ से इस हिसाब से भी उन्होंने दो पौधा सेलेक्ट किया। पॉड के कलर, फली के कलर के अनुसार उन्होंने दो पौधे को सेलेक्ट किया। एक पौधा ऐसा था जिसमें क्या लग रहे थे, ग्रीन लग रहे थे, उसका जो पॉड होता है, ये पॉड ही है ना बाबू, ग्रीन लग रहे थे, और एक में ऐसा था कि जिसमें येलो लग रहे थे। पॉड शेप के अनुसार उन्होंने लिया कि कुछ में जो पॉड है वो इन्फ्लेटेड है यानी फूला हुआ है। आप लोग जाते हो ना मटर खरीदने के लिए, तो आप देखना छिम्मी जिसको बोलते हो, वो फूला होता है, और कुछ में आपको जो है इस तरह से आपको सिकुड़न देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी इन्होंने दो पौधे का सिलेक्शन किया, ठीक है। पौधे में पुष्प के हिसाब, पुष्प के पोजीशन के हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट किया कि सर जी पुष्प या एक्सियल पे लग रहा है, ठीक है, अगर अक्ष पे लग रहा है, देखिए ना,
तना के बीच में, ठीक है, तो इसको एक्सियल कहेंगे। और अगर इसके शीर्ष पे लग रहे हैं तो टर्मिनल। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि टोटल 14 प्लांट का सिलेक्शन किया और 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने सेलेक्ट किया, 7 जोड़ी 7 पेयर जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट्स का इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन किया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बाबू, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से किया था, हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बाबू, हम यहाँ पर जो शो किए हैं ये है, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बताने जा रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसको हम लोग एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, संकरण को हम क्रॉस भी लिख सकते हैं बाबू, एक संकर संकरण या क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब जरा सा हमको ये बताइए कि उन्होंने क्या किया था कि बहुत 14 प्लांट का सिलेक्शन किया था, ठीक है ना, और वो हमेशा एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते थे, अपना एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्लांट के हाइट पे किया था, ठीक है ना। प्लांट के हाइट के हिसाब से उनके पास कितने पौधे थे, तो 2 पौधे थे, ठीक है ना। एक ऐसा पौधा था उनके पास जो लंबा था और एक वैसा पौधा था जो नाटा था, ठीक है ना। ये लंबा वाला पौधा को इन्होंने क्या किया था कि बार बार बो के देखा था, इसको हम समझते हैं। और ये दोनों का दोनों जो पौधा है ये भी जो था टॉल जो थे ना बाबू, ये प्योर टॉल थे। प्योर टॉल का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी नाटापन का गुण नहीं था। और ये नाटा वाला जो पौधा है ये प्योर शॉर्ट थे, शुद्ध नाटा पौधा थे, शुद्ध ड्वार्फ प्लांट पौधा थे, इसमें लंबेपन का कोई भी गुण नहीं था। तो ये प्योर टॉल थे और ये प्योर ड्वार्फ बोल सकते हो, नाटा को ड्वार्फ बोलते हैं, DWARF ड्वार्फ कहते हैं, ठीक है ना। तो प्योर उन्होंने क्या किया, प्योर टॉल प्लांट को लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट को लिया, ठीक है ना। प्योर इसको कैसे कंसीडर उन्होंने किया था कि ये प्योर, हम जो पौधा ले रहे हैं वो प्योर है। तो उन्होंने क्या किया ना बाबू, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तो उनके पास जो लंबा वाला पौधा था, ठीक है ना, उनको बोया और बोने के बाद जो इनको बीज मिला उसको इन्होंने फिर से बोया, उनको इन्होंने फिर से बोया। ध्यान रखना है बाबू, शुरू में जो पौधा लिया जाता है इसको पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं या P1 बोलते हैं, ठीक है ना। और पेरेंटल जनरेशन से प्राप्त, पेरेंटल जनरेशन पैतृक पीढ़ी कह सकते हो हिंदी में। तो पैतृक पीढ़ी से प्राप्त जो बीज था, इस यहाँ पर क्या करवाया इन्होंने, लंबा वाला जो पौधा था इसमें उन्होंने कराया स्वपरागण। बात को ध्यान से समझिएगा, स्वपरागण कराया या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और सेल्फ पॉलिनेशन कराकर जो बीज इसको मिला ना, सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही पौधा की जरूरत होगी ना बाबू, तो जो लंबा वाला पौधा था ना इसमें इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया और इससे जो बीज मिले इसको बोया। और बोने के बाद जो इनको पौधा प्राप्त हुआ उसको इन्होंने कहा कि ये जो है F1 जनरेशन है, ठीक है ना, F1 संतति है। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, तो ये जो है F1 जनरेशन। तो इसको हमने क्या कहा, पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन को इसने क्या करवाया, सेल्फिंग कराया यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया। और स्वपरागण से जो इनको सीड मिला, बात को बारीकी से समझिएगा, जो इनको सीड मिला उसको इन्होंने बोया। और जैसे ही इन्होंने बोया तो क्या हुआ कि बहुत सारे प्लांट उगे, बहुत सारे क्या उगे, प्लांट उगे। तो ये जो प्लांट है बाबू, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये पहले वाले प्लांट की ये संतति हो जाएंगे। तो ये जो है पैतृक पीढ़ी और ये जो है संतति पीढ़ी, हाँ या ना, संतति पीढ़ी, जिसको हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। P1 जनरेशन पेरेंटल जनरेशन से प्राप्त बीज को बोने से जो प्लांट हमको मिलेगा वो होगा F1 जनरेशन, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखा, बात को बारीकी से समझिए।
कि सेल्फ पॉलिनेशन जब उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में कराया और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो बीज प्राप्त हुए उसको उन्होंने बोया, और बोने के बाद जितने भी पौधे उगे उन्होंने सबको देखा, सबको उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो पाया कि सबका सब पौधा क्या है, टॉल है। सबका सब पौधा क्या है, टॉल है। ठीक है ना। तो वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने फिर क्या किया कि जो F1 जनरेशन था, ये F1 जनरेशन है ना जो इसके संतति है, इससे जो बीज प्राप्त हुए, अब इसमें भी इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। जो F1 जनरेशन है इसमें भी इसका सेल्फिंग कराया, स्वपरागन कराया। क्या कराया, स्वपरागन। तो सबसे बीज मिले, इससे भी बीज मिलेंगे, इससे भी बीज मिलेंगे, इससे भी बीज मिलेंगे। ठीक है ना। और इस बीज को उन्होंने क्या किया, बोया। इस बीज को उन्होंने फिर क्या किया, बोया। ठीक है। तो बोने पर फिर क्या हुआ कि फिर से जितना, इसको हम F2 जनरेशन कहेंगे, ध्यान रखना है। जहां से हमने एक्सपेरिमेंट को शुरुआत की थी वो पेरेंटल जनरेशन, उसके बीज को बोने के बाद जो पौधा मिला वो F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से प्राप्त बीज को जब हम बोएंगे तो मिलेगा F2 जनरेशन, और इस प्रकार से पीढ़ी क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो टॉल वाला पौधा था उसको बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया। पहले तो इनको कराया, फिर इनसे जो पौधा मिला फिर इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, फिर इससे जो पौधा मिला उसको फिर क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इससे जो बीज मिले इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो फिर इन्होंने देखा कि सारे के सारे पौधे क्या हैं, टॉल हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कंसीडर कर लिया, इस प्रकार उन्होंने विचार किया कि इसको कितनी बार भी स्वपरागन कराते रहो, ये जो पौधा है इसके बीज को आप कितनी बार भी स्वपरागन कराते रहो, स्वपरागन कराते रहो, हर बार हमको क्या मिल रहा है, लंबा पौधा ही मिल रहा है, टॉल ही मिल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर पौधे की लंबाई का जो जीन है, पौधे के लंबाई का जो लक्षण है, पौधे के लंबाई का जो फैक्टर है वो प्योर है, ये शुद्ध है। इसको कितनी बार भी आप कितनी भी जनरेशन तक बोलो, F1 हमने बो के देखा लंबा, F2 हमने बो के देखा लंबा, F3 भी हमने बो के देखा लंबा, तब हर एक बार इनको लंबे पौधे मिले, तब इन्होंने कंसीडर कर लिया कि हाँ ये जो पौधा है ये प्योर टॉल पौधा है, इसको कितनी बार भी हम बोते रहेंगे हर बार हमको पौधा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लंबा ही मिलेगा। तो अगर कोई पौधा है और उसके बीज को बोने के बाद हर एक जनरेशन में, हर पीढ़ी में जो पौधा है वो पैतृक पीढ़ी के लक्षणों को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो वैसे पौधे को हम लोग प्योर प्लांट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्योर प्लांट कहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो लंबाई के हिसाब से जो पौधा लिया था वो जाहिर सी बात है क्या था, प्योर था, वो 100% प्योर था। ठीक है ना। इसके अंदर जो जीन था वो सिर्फ और सिर्फ किसका था, लंबाई वाला ही था। इसको कितनी जनरेशन बोल लिया जाए वो पौधा हर बार क्या होगा, लंबा ही पौधा होगा। चलिए ठीक है, एक पौधा हो गया। अब इसके विपरीत उन्होंने दूसरे पौधे का सिलेक्शन किया। ठीक है ना, दूसरे पौधे का सिलेक्शन किया जो कि क्या है, ड्वार्फ है। इसको हम शॉर्ट भी कह सकते हैं या फिर ड्वार्फ कह सकते हैं, DWARF। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना बाबू। ठीक है ना। तो लंबाई के हिसाब से इन्होंने शुद्ध दो पौधे का सिलेक्शन किया था। पहला पौधा शुद्ध लंबा था, दूसरा पौधा शुद्ध नाटा था। अब जिसको हम शुद्ध नाटा उन्होंने कैसे डिसाइड किया, तो ऐसे ही ना बाबू, इस पौधे को उन्होंने मान लिया पेरेंटल जनरेशन। ठीक है ना। और इसको करवाया क्या, स्वपरागन। क्या कराया, स्वपरागन कराया। अब स्वपरागन जिसको सेल्फिंग हम शॉर्ट में कह सकते हैं और फुल फॉर्म में सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या एक ही पौधा पार्ट लेता है, आप ये चीज आपको अच्छे से पता है। पर परागन करना होगा तब दो पौधे की जरूरत होगी, ना तो स्वपरागन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करवाया, P1 जनरेशन का सेल्फिंग कराया, नाटे वाले का। इससे जो बीज मिले उस बीज को इन्होंने बोया, उस बीज को इन्होंने बोया, तो मिल गया इनको क्या, F1 जनरेशन। क्या मिला, ये जो है ये कौन सा जनरेशन हो जाएगा, F1 जनरेशन। हम यहाँ लिख लेते हैं बाबू, F1 जनरेशन। ठीक है ना, प्राथमिक संतति पीढ़ी।
प्राथमिक पीढ़ी भी कह सकते हो, प्राथमिक पीढ़ी मिला F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी कह सकते हो आप इसको। तो P1 जनरेशन को से प्राप्त P1 जनरेशन को इन्होंने कराया स्वपरागण और उससे जो बीज मिले उसको बोया। बोने के बाद उन्होंने देखा कि जितने भी पौधे थे वो सब क्या हुए, नाटे हुए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि इन F1 जनरेशन में जो भी पौधा था उससे फिर इन्होंने बीज को प्राप्त किया और इस बीज को फिर से बोया, तो मिल गया क्या, F3 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है ना, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में भी उन्होंने क्या पाया कि सारे के सारे पौधे क्या हैं, नाटे हैं। इसका मतलब वो समझ गए कि हम इस पौधे के बीज को बोते रहेंगे, और उसको हम जितनी बार भी सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहेंगे, स्वपरागण कराते रहेंगे, क्या इनको मिल रहा है, नाटा पौधा ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो नाटा वाला पौधा है ये प्योर प्लांट है, ये हर जनरेशन में नाटा ही पौधा उत्पन्न करेगा, इसमें इसके कैरेक्टर में, इसके लक्षण में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जब बदलाव नहीं आएगा मतलब ये क्या है, प्योर है। तो लंबाई के हिसाब से उन्होंने दो पौधे का सिलेक्शन किया, जिसमें से एक पौधा जो था प्योर टॉल था, एक पौधा प्योर टॉल था और एक पौधा प्योर क्या था, ड्वार्फ था। तो एक पौधा प्योर टॉल और एक पौधा प्योर ड्वार्फ। चलिए ये तो सिलेक्शन की बात हो गई कि इन्होंने दो पौधे को कैसे माना कि वो दोनों पौधा जो है उसमें से एक पौधा शुद्ध लंबा है और एक पौधा शुद्ध नाटा है। स्टोरी तो अब शुरू होती है उनकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, संकरण कराना है। अभी हमने कोई भी संकरण नहीं कराया है, अभी तो बस हमने सिर्फ ये समझा कि उन्होंने कैसे कंसीडर किया कि हम जो पौधा ले रहे हैं वो उसमें से एक पौधा प्योर जो है वो टॉल है और एक पौधा प्योर जो है वो क्या है, ड्वार्फ है। तो इस प्रकार से उन्होंने कंसीडर किया था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो गई होगी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात को समझते हैं कि इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराया। तो यहाँ पर जो है हम जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको एक संकर संकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। मोनो का मतलब हुआ एक, हाइब्रिड का हुआ संकरण, तो एक संकर संकरण हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। एक संकर, हाइब्रिड प्लांट का मतलब होता है संकर पौधा, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हम पर परागण कराएंगे, ठीक है। तो एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए, एक ट्रेट को ध्यान में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रेट को ध्यान में रखेंगे, एक विपरीत ट्रेट को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का यदि हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो ये कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। हमने क्या बोला, एक जोड़ी विपरीत लक्षण की क्या करेंगे, वंशागति का अध्ययन करेंगे, वंशागति का अध्ययन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। बात क्लियर है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं और हम क्रॉस पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या देखा कि मेंडल ने क्या किया कि लंबे वाले पौधे को लगातार 3, 4, 5 जनरेशन तक स्वपरागण कराते गए, उनके बीज को बोते गए, पौधे को देखते गए, तो उनको मिला कि सारा पौधा, हर एक जनरेशन में पौधा लंबा है, मतलब वो जो पौधा है वो प्योर टॉल है, ठीक है। ड्वार्फ के साथ भी वैसा ही किया, शॉर्ट वाले के साथ भी वैसा किया कि हर एक बार पौधे को बोते गए, पौधे के बीज प्राप्त करते गए, स्वपरागण कराते गए, बोते गए, और हर जनरेशन में उनको जो पौधा मिला वो क्या मिला, नाटा मिला, यानी प्योर शॉर्ट उनको मिला, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं, ये जो है प्योर शॉर्ट है या प्योर ड्वार्फ है। अब होगा यहाँ पे संकरण। संकरण में हम कराएंगे क्रॉस पॉलिनेशन बाबू, और आपको अच्छे से पता है कि अगर मटर के पौधे में हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन मेथड को प्रयोग में लाएंगे, जिसको हम बोलेंगे विपुंसन। पढ़ चुके हो बाबू, और एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है विपुंसन क्या है, ठीक है ना। तो विपुंसन जो होता है वो कृत्रिम
कृत्रिम संकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके नर पार्ट को काट देते हैं, ठीक है ना। नर पार्ट को हम लोग स्टेमन कहते हैं और मादा पार्ट को हम लोग जो है पिस्टिल या कार्पेट कहते हैं, ठीक है ना। स्टेमन को काट के बाहर निकाल देंगे तो फ्लावर में बचेगा पिस्टिल, और पिस्टिल पर हम क्या करेंगे, दूसरे विपरीत कैरेक्टर वाले पौधे के परागकण को लाकर छिड़क देंगे तो हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्योर प्लांट उन्होंने लिया और शॉर्ट प्लांट उन्होंने लिया, और उन्होंने क्या किया, दोनों में से किसी एक को मेल के तरह यूज किया और किसी एक को फीमेल की तरह यूज किया। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि जो लंबा वाला पौधा था इसको मेल के तरह यूज किया, और जो नाटा वाला पौधा था इसको फीमेल की तरह। हम कैसे भी करेंगे बात सेम ही पड़ेगा, इसको हम मेल मान सकते हैं, इसको फीमेल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हुआ एक्चुअली में क्या कि मेंडल ने क्या किया कि जो शॉर्ट वाला पौधा था तो इसके फ्लावर होंगे ना बाबू, मान लेते हैं इसके ये फ्लावर है, ठीक है ना। और फ्लावर को परिपक्व होने से पहले ये क्या किया, फ्लावर को खोल दिए, ठीक है ना। और खोल के इसका जो नर वाला पार्ट था उसको काट दिया, स्टेमन को इन्होंने क्या कर दिया बाबू, काट दिया। तो स्टेमन को काट देंगे तो इमैस्कुलेशन हो जाएगा ना। स्टेमन को क्या किया इन्होंने, काट दिया, इसको भी काट दिया और इसको भी क्या कर दिया, काट दिया, कर दिया इमैस्कुलेशन। परागन से पहले ही क्या करा दिया, इमैस्कुलेशन। और अब क्या किए वो कि इससे पोलन ग्रेन ले लिए, इसके पोलन ग्रेन उठाए और इस फ्लावर के ऊपर लाके क्या कर दिए, डाल दिए पोलन ग्रेन। हो गया क्या, कृत्रिम पर परागन, हाँ या ना, क्या करा दिए, ये कृत्रिम पर परागन करा दिए। अब देखिए बाबू आगे की स्टोरी, जब कृत्रिम पर परागन हो गया तो इस पौधे में जो बीज बनेगा, परागन हो गया तो बीज बनेगा ना बाबू। तो चलिए इस पौधे में बीज बना, मादा में हमेशा जो बीज बनेगा या नेक्स्ट जनरेशन को जो उत्पन्न करती है वो फीमेल ही करती है। तो इस पौधे में क्या बना, बीज बना, पॉलिनेशन हो गया। तो जाहिर सी बात है आगे की प्रक्रिया, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या मिला, इसमें क्या बना, बीज बना। इसके बीज को इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। बात समझ में आ गई ना। प्योर टॉल प्लांट को इन्होंने संकरण कराया, यहाँ पर कृत्रिम संकरण, ये संकरण का साइन है बाबू, क्रॉस का साइन है। किससे कराया, प्योर शॉर्ट से कराया। संकरण के दौरान आपने समझा ना क्या होगा, इसका पोलन ग्रेन इस पे लाके छिड़क दीजिए या फिर इसका पोलन ग्रेन इस पे लाके छिड़क दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी को भी हम मेल की तरह यूज कर सकते हैं, किसी को भी हम फीमेल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है, क्लियर ना। अब क्या हुआ कि प्योर प्लांट को क्रॉस करवाया शॉर्ट प्लांट से, तो इनका जो संतति होगा बाबू, इससे प्राप्त होने के बाद अगर हम बीज को बोए, ठीक है ना, और इससे जो पौधा उगेगा तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, कॉमन सा व्यक्ति क्या सोचेगा कि यदि एक लंबा व्यक्ति का विवाह जो है एक नाटी लड़की से कर दिया जाए, एक लंबे पुरुष का विवाह नाटी लड़की से कर दिया जाए, तो उसके बच्चे जो होंगे वो मीडियम आकार के होंगे, ना तो वो लंबे होंगे ना वो नाटे होंगे। ऐसा हम लोग का सोचना है, ठीक है ना। हम तो नॉर्मल व्यक्ति यही सोचेगा, लेकिन यह अवधारणा बिल्कुल भी गलत है, ठीक है ना। यह अवधारणा बिल्कुल भी क्या है, गलत है। कैसे गलत है, देखिए यहाँ पर मेंडल ने क्या सोचा, मेंडल का ये थिंकिंग रहा कि ऐसा अगर हमने कृत्रिम पर परागन किया है तो कृत्रिम पर परागन कराने के बाद जो हमको बीज मिला है इसके अंदर जो जीन है या क्रोमोसोम है इस दोनों पौधे का है, लंबे का भी है और नाटे का भी। इसका मतलब पौधा जो हमको प्राप्त होना चाहिए वो मीडियम साइज का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए। और अगर हम इसको बो दे, मीडियम साइज से जो बीज हमको प्राप्त होगा सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद, और इसको अगर हम बो दे तो हमको फिर से सभी मीडियम मिलने चाहिए थे, हाँ या ना। लेकिन मेंडल का ये सोच पूर्णतः क्या हो गया, गलत साबित हो गया। फिर से बात को समझते हैं। मेंडल ने सोचा कि अगर हम लंबे वाले जो शुद्ध लंबा पौधा का संकरण हम शुद्ध नाटे पौधे से करा देते हैं तो इससे मिलने वाला जो बीज होगा उसको बोएंगे तो इन दोनों का संतति प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों का संतति जो है वो मीडियम साइज का होना चाहिए, ना ज्यादा लंबा और ना ज्यादा नाटा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या देखा, ये जो है ये
उन्होंने सोचा कि कैरेक्टर ब्लेंड हो जाने चाहिए, कैरेक्टर मिक्स हो जाना चाहिए, कुछ लक्षण लंबे वाले दिखेंगे, कुछ लक्षण नाटे वाले में दिखेंगे, और इस कारण से जो संतति होगा वो मीडियम साइज का होगा, मध्यम आकार का होगा। लेकिन उनकी अवधारणा ये बिल्कुल क्या हुई, गलत साबित हुई। रिजल्ट कुछ और दिखा उनको। क्या दिखा? मेंडल का एक्चुअल रिजल्ट कुछ और दिखा उनको, ठीक है ना। वास्तविक जो परिणाम है उनको कुछ और देखने को मिला। क्या देखने को मिला, बात समझिए। यहाँ पर उन्होंने प्योर टॉल का संकरण कराया था प्योर शॉर्ट प्लांट से। हाँ या ना? प्योर क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको पिछले स्लाइड में हम बता चुके हैं। तो प्योर टॉल प्लांट का संकरण कराया प्योर शॉर्ट प्लांट से, तो उनसे जो बीज मिला, और बीज को जब उन्होंने बोया तो उन्होंने क्या देखा, क्योंकि बहुत सारे बीज मिलेंगे ना बाबू, उस बीज को बोया तो उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे पौधे जो है वो क्या है, लंबे हैं। सारे के सारे पौधे क्या है बाबू, लंबे हैं। अब यहाँ पर मेंडल जो है कंफ्यूज हो गए। वो ऐसी सोचकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो ये सोचकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हमको जो है बच्चे मिलने चाहिए, वो मीडियम साइज के मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, इसके संतति क्या उत्पन्न हो गए, लंबे उत्पन्न हो गए। तो अगर संतति लंबा हो गया तो ये नाटा वाला का गुण किधर गया, ये नाटा वाला का गुण किधर गया, लंबे वाला का गुण तो है इस संतति में दिखा। ये जो है पेरेंटल जनरेशन है, P1 जनरेशन इसको कहते हैं, और ये हो गया F1 जनरेशन, प्राथमिक पीढ़ी हो गया, ठीक है ना। तो प्राथमिक पीढ़ी में हमको दिखने चाहिए थे मीडियम आकार का, और मीडियम आकार का दिखते तो हम समझ जाते कि हाँ थोड़ा सा लक्षण जो है लंबा वाला भी दिखा और थोड़ा सा नाटा वाला भी दिखा। लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत साबित हुए। क्या मिल गया उनको, सारे के सारे पौधे जो है लंबे मिले। अब यहाँ पर मेंडल सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर सारे पौधे लंबे हैं, अगर सारे पौधे लंबे हैं तो फिर ये नाटा वाला का गुण कहाँ गया, ठीक है ना। ये नाटा वाला का गुण इस पौधे में है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए इस पौधे में F1 जनरेशन क्या मिला बाबू, लंबा मिला, ठीक है ना। तो ये चेक करना चाह रहे थे कि यहाँ पर संकरण जो हुआ है, पर परागण जो हमने कराया है वो नाटा और लंबा दोनों के बीच में कराया है, लेकिन लक्षण जो हमको दिखा वो लंबा दिखा। नाटे वाला लक्षण कहाँ चला गया, वो अब ढूंढना शुरू कर दिए, वो सोचना शुरू कर दिए कि नाटा वाला लक्षण कहाँ गया, ठीक है ना। इस चीज को वो कंफर्म करने के लिए कि ये जो F1 पीढ़ी है, प्राथमिक संतति जो हमको मिला है, इसमें नाटे वाला लक्षण है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी के एक पौधे को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा। तो स्व परागण कराया इसको, पर परागण नहीं, इस बार पहले इसने कराया पर परागण। पर परागण में इन्होंने सोचा कि जो संतति मिलना चाहिए था इस दोनों के लक्षण शो हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ लंबे वाले का लक्षण शो हुआ, नाटे वाला का हुआ ही नहीं। तो वो देखना चाह रहे थे कि ये जो पौधा है, ये जो पौधा है इसमें नाटा वाला गुण है या नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इस पौधे को करा दिया स्वपरागण। तो स्वपरागण में समझते हो ना बाबू, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर ये इसमें लगते हैं, मतलब इसमें पुंकेसर भी इसी पौधे का भाग लेगा, यानी कि नर युग्मक भी इसी पौधे का होगा और मादा युग्मक भी इसी पौधे का होगा, हाँ या ना। तो क्या हुआ कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया उन्होंने F1 लंबे पौधे का। तो उन्होंने क्या पाया, इन्होंने जो रिजल्ट पाया उससे वो और भी चौंक गए, ठीक है ना। क्या चौंक गए, उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, और इससे जो बीज प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी से जो बीज प्राप्त हुए, इस बीज को उन्होंने बोया, ठीक है ना। बहुत सारे बीज प्राप्त हुए, सारे बीज को उन्होंने बोया। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पौधे जो है वो लंबे हैं, और कुछ पौधे जो है वो क्या है, नाटे हैं। कुछ पौधे जो है लंबे हैं और कुछ पौधे क्या है, नाटे हैं। बात समझ में आ गई ना बाबू। अब वो सोचना शुरू कर दिए कि ये जो पौधा था, यानी F1 जनरेशन में जो पौधा हमको मिला वो पौधा तो लंबा था, लेकिन इसको जब हमने स्वपरागण कराया, इसमें हमने स्वपरागण कराया और इससे जितने भी बीज हमको मिले, इसको हमने जब बोया तो सारे पौधे हमको लंबे मिलने चाहिए थे, लेकिन लंबा नहीं मिला। क्या मिला हमको कि हमको बहुत सारा पौधा जो है हमको लंबा मिला, लेकिन कुछ पौधे हमको क्या मिले, नाटे भी मिले,
कुछ पौधे हमको क्या मिले, नाटे भी मिले। इसका मतलब ये है कि F1 जनरेशन में जो गुण है वो लंबे का भी आया था, लंबे पौधे का भी आया था और नाटे पौधे का भी आया था, लेकिन जो गुण दिखा वो लंबे वाले का दिखा, नाटे वाले का गुण नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हमने इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो अगली पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में, पेन डिस्टर्ब कर रहा बाबू, F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि हमको कुछ नाटे पौधे भी मिले और कुछ लंबे पौधे भी मिले। मतलब F1 जनरेशन में जो पौधा लंबा था इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के गुण प्रेजेंट थे, लंबे वाले के भी थे और नाटे वाले के भी थे। ये बात समझ में आई बाबू? हाँ या ना, कि F1 पहले उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में उन्होंने शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध नाटे पौधे के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया, मिला इनको F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का जो भी पौधा था, जितने भी पौधे थे सब लंबे थे, ठीक है ना। वो कंफ्यूज हो गए कि नाटा वाला गुण कहाँ गया। उन्होंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और तब जाकर उनको पता चला कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जब F2 जनरेशन हमने निकाला तब जाकर पता चला कि कुछ पौधे लंबे हैं और कुछ पौधे क्या है, नाटे हैं। मतलब F1 जनरेशन वाले में जो है लंबेपन का भी गुण था, नाटेपन का भी गुण था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको लंबे का गुण दिखा, नाटे का गुण नहीं दिखा। नाटे का गुण हमको जो है F2 जनरेशन में देखने को मिला। तो यहाँ पर जो रेशियो उन्होंने देखा था, बहुत सारे पौधे उन्होंने उगाए थे, जिसमें से सारे पौधे में उन्होंने लंबे वाले को काउंट किया और नाटे वाले को काउंट किया, तो लगभग जो उनका रेशियो निकला 3:1 निकला। मतलब अगर 400 पौधे उन्होंने बोए होंगे, F2 जनरेशन के 400 पौधे थे, तो 300 पौधा जो उनको मिला वो लंबा मिला, 300 पौधा जो उनको मिला वो लंबा मिला और 100 पौधा उनको क्या मिला, नाटा मिला। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक मतलब क्या, जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या उन्होंने देखा कि 400 में से, ये सिर्फ हम माने हैं बाबू, ठीक है ना, ये सिर्फ हम माने हैं कि मान लेते हैं कि 400 पौधा उनको मिला होगा, तो उन्होंने देखा कि 300 पौधा जो है लंबा है और 100 पौधा नाटा है। मतलब रेशियो क्या निकल रहा है, 3:1 निकल रहा है। बात समझ में आई? ठीक है ना। इसको थोड़ा और पढ़ते हैं, देखिए बाबू, फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। उन्होंने शुद्ध लंबा पौधा का क्रॉस कराया शुद्ध नाटे पौधे से, उनको मिला क्या, P1 जनरेशन, ठीक है। उनको मिला क्या, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में उनको जो भी पौधा मिला वो सब क्या था, लंबा था, ठीक है ना। F2 जनरेशन को कराया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से जो बीज मिले उसको बोया, तो उनको कुछ लंबे पौधे मिले और कुछ नाटे। लंबे पौधे और नाटे पौधे का जो रेशियो था, लंबा पौधा और नाटा पौधा का जो रेशियो था वो कितना था, रेशियो जो था वो 3:1 था। एक्चुअल डेटा अगर आपको चाहिए तो देखिए यहाँ पर मेंडल का एक्चुअल नंबर का जो प्लांट था वो आप जोड़ लीजिए, 787 जो पौधा मिला वो लंबा मिला उनको और 277 पौधा उनको क्या मिला था, नाटा मिला था। इस प्रकार से उनका जो एक्चुअल रेशियो था 2.84:1 था, यानी ये लगभग क्या 3:1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने फिनोटाइप के आधार पे उन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन को अपने मैथ के हिसाब से सोल्व करने का उन्होंने कोशिश किया। देखिए कैसे किया उन्होंने बताया कि जो टॉल थे, ये जो प्योर टॉल प्लांट है, ये जो प्योर टॉल है, हम इधर लिख लेते हैं बाबू, उन्होंने क्रॉस कराया किससे, प्योर टॉल प्लांट को कराया क्रॉस, प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस कराया किससे, प्योर ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है ना। प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस उन्होंने किससे कराया, प्योर ड्वार्फ प्लांट से कराया। और उन्होंने लिखा कि ये जो लंबापन होता है, लंबाई जो दिख रहा है हमको वो फिनोटाइप है और इसके अंदर जो जीन है वो जीनोटाइप है। तो उन्होंने क्या लिखा कि इसके अंदर जो जीन थे वो दोनों जीन जो था वो था आपका क्या, कैपिटल टी और कैपिटल टी। लंबाई के लिए इन्होंने क्या यूज किया, कैपिटल टी को, और बौनेपन के लिए उन्होंने क्या, एलील को यूज किया, स्मॉल टी को, ठीक है ना। तो प्योर टॉल प्लांट जो था, जिसको बार बार बोने के बावजूद भी लंबा पौधा ही मिल रहा था, मतलब इसके पास लंबाई के लिए दोनों जीन जो है प्रेजेंट है वो लंबा वाला ही है।
प्योर ड्वार्फ को मतलब बार बार वो जैसे जैसे हर एक पीढ़ी में इस पीढ़ी को हर एक शॉर्ट प्लांट को जितनी बार उन्होंने क्या किया सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था उनको क्या मिला था, नाटा पौधा ही मिला था। मतलब ये प्योर नाटा पौधा है, प्योर ड्वार्फ है। और इसका जो जीनोटाइप उन्होंने लिखा, क्या लिखा, कैपिटल टी और सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर ना। अब क्या किया, इन दोनों का उन्होंने क्रॉस कराया। क्या कराया, क्रॉस कराया। तो देखिए एक्चुअली में फंडा क्या होता है बाबू, इसमें से प्योर टॉल को हम मान लेते हैं इनका मेल पार्ट यूज हुआ, यानी कि इसका पॉलन ग्रेन को यूज किया इन्होंने, या इसका जो है पिस्टिल को यूज किया। तो यहाँ पर देखिए प्योर प्लांट का मेल पार्ट को यूज किया तो गैमेट बनते हैं ना बाबू। हम लोग को अच्छे से पता है कि हमारी जितनी भी सेल्स होती है, प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन जो गैमेट होते हैं, जो गैमेट होते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। हाँ या ना। तो देखिए हुआ एक्चुअली में क्या कि ये द्विगुणित कोशिका जो जर्मिनल सेल होती है बाबू, वो द्विगुणित कोशिका होती है। और जब गैमेट बनते हैं तो उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो n+n के रूप में जो क्रोमोसोम होते हैं और जो जीन होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो गैमेट जो होता है हमेशा हेमीजाइगस होते हैं, उसमें हर एक लक्षण के लिए एक ही जीन होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के द्विगुणित कोशिका में हर एक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। तो ये प्योर टॉल जो प्लांट था, इसकी वह कोशिका जिससे पॉलन ग्रेन बनने हैं उसमें 2 जीन प्रेजेंट है, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब वो क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, तो क्या होगा बाबू, ये दोनों का दोनों जीन जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ये हो गया एक पोलन ग्रेन और ये हो गया क्या, दूसरा पोलन ग्रेन। आप पढ़ चुके हो, आप देख लीजिए जरा सा पोलन फॉर्मेशन को। मियोसिस होता है तब जाकर क्या होता है, गैमेट बनते हैं। यहाँ पर इससे जब गैमेट बनेंगे यानी कि फीमेल गैमेट बनेगा तो क्या होगा, स्मॉल टी अलग हो जाएंगे और स्मॉल टी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब जब हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, यानी कि पॉलन ग्रेन को हमने मादा युग्मक के पास भेजा। अगर हमने इस कैपिटल टी को इसके पास भेजा तब जाकर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक पनेट स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा बाबू। पनेट स्क्वायर इसको बोलते हैं। ऐसे क्या है ना, चरखुटा जो है एक बॉक्स बनाइएगा आप यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इधर आपको मेल गैमेट को लिखना है और इधर आपको फीमेल गैमेट को। आप किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल गैमेट क्या क्या बना, जो हमने मेल पार्ट को जो यूज किया था, तो मेल पार्ट में जो गैमेट बना यानी कि जो परागकण के अंदर जो जीन है वो क्या है, एक कैपिटल टी और दूसरा भी क्या है, कैपिटल टी। फीमेल का पार्ट हमने इसका यूज किया था ना, तो जो युग्मक बनने, युग्मक में जीन आने के चांसेस है वो ये चांसेस है, स्मॉल टी और इधर क्या लिख देंगे, स्मॉल टी। अब क्या करेंगे ना, इसको इसके साथ यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक को मिलाएंगे तो नर युग्मक कैपिटल टी, मादा युग्मक मिल जाएगा तो स्मॉल टी, ठीक है ना। ये संतति में जीनोटाइप आ जाएगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे वाला टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से निकल गया क्या, F2 जनरेशन। ये हो गया F2 जनरेशन और ये क्या था, P1 जनरेशन। तो P1 जनरेशन में 2 प्योर प्लांट लिया गया था, एक प्योर टॉल था, एक प्योर ड्वार्फ था, ठीक है ना। तो क्या किया गया, कैपिटल टी को कैपिटल टी से मैच किया, तो स्मॉल टी से मैच किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसको हम मिटा दे बाबू, अगर आप ये पनेट स्क्वायर समझ गए हो तो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये जो बॉक्स बनाने के लिए जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है आरसी पनेट। लिख लेते हैं हम कहीं पे, आरसी पनेट। इसीलिए इसको हम फॉलो चार्ट भी कहते हैं, आरसी पनेट, PUNNET, आरसी पनेट, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए पनेट स्क्वायर जो है, पनेट स्क्वायर किसने दिया था, तो आरसी पनेट ने बनाने के लिए बताया था, ठीक है बाबू। तो ये है पनेट स्क्वायर, हमने पनेट स्क्वायर बनाया। तो क्या हुआ, पनेट स्क्वायर में हम एक जगह पे मेल गैमेट्स को शो करते हैं और एक तरफ हम फीमेल गैमेट को शो करते हैं। और जब 2 गैमेट आपस में मिलता है, जब 2 गैमेट आपस में मिलता है तब जाकर एक सिंगल गैमेट बनता है और एक सिंगल जाइगोट बनता है, इसी से जो है सीड बनते हैं और ये सीड आगे बढ़ता है, हाँ या ना। तो अगर पॉलन ग्रेन में जो जीन आया होगा, इस तरह से समझते हैं कि पॉलन ग्रेन में इसका जो है प्योर टॉल है ना बाबू,
पॉलन ग्रेन में जो जीन आया था वो कैपिटल टी, और जो पिस्टिल के अंदर जो मादा युग्मक था, पिस्टिल के अंदर जो मादा युग्मक था वो था क्या, स्मॉल टी। और जब ये दोनों आपस में मिले तब जाकर जाइगोट बन गया, और जाइगोट के अंदर जो जीन आ गए एक मदर से और एक फादर से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बाबू कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, एक लंबेपन का जीन है एक नाटेपन का जीन, तो इस प्रकार से एक ही लक्षण के लिए दो अलग अलग प्रकार का जीन प्रेजेंट होगा, तो ऐसे जीव को हम हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। देखिए या इसको हम शुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों जीन समान है। इसको भी शुद्ध हमने क्यों कहा था, दोनों का दोनों जीन समान है, लेकिन ये F2 जनरेशन में जितने भी संतति है वो इसमें कोई भी समान नहीं है। अब जब हम ये संतति को बोएंगे तो जो पौधा मिलेगा वो हो जाएगा F2 जनरेशन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं बाबू। चलिए इसको आगे समझते हैं। देखिए क्या हुआ, F2 जनरेशन हमको मिला। F2 जनरेशन में सभी का सभी जो पौधा मिला वो संकर मिला, सभी का सभी जो पौधा मिला वो क्या मिला, संकर। हमने बोला था ना एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा तो इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। तो चलिए हाइब्रिड मिला हमको। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था, सारा का सारा पौधा क्या है, लंबा है, यानी कि सभी के सभी जो पौधे मिले थे क्या मिले थे, लंबे मिले थे, यानी टॉल मिला था। सभी के सभी पौधे जो मिले थे वो क्या मिले थे, टॉल मिले थे। फिर से बात को समझिए, हमने यहाँ पर जो डेटा बनाया वो किसके हिसाब से, प्योर टॉल प्लांट लिया। हाँ जी हमने लिखा है प्योर टॉल प्लांट, ठीक है, प्योर टॉल प्लांट। उन्होंने प्योर शॉर्ट प्लांट लिखा, हाँ जी हमने भी लिखा प्योर शॉर्ट प्लांट। इसके अंदर भी गैमेट बने, इसके अंदर भी गैमेट बने, ठीक है ना। इसका पॉलन ग्रेन को हमने इसके पिस्टिल के ऊपर लाके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो जब गैमेट बने तो क्या हुआ कि जो द्विगुणित कोशिका में जो जीन थे वो जोड़े में थे, लेकिन जब गैमेट बने, परागकण बने, तो गैमेट के अंदर जो गैमेट के अंदर जो जीन थे वो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। इसके भी जीन जो थे अलग हो गए। फिर ये क्या हुआ, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, यहाँ पर संभावना क्या था कि अगर नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है तो किसी भी हालत में जो पौधा उत्पन्न होगा वो संकर पौधा उत्पन्न होगा, हाइब्रिड प्लांट उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और हाइब्रिड प्लांट में उन्होंने देखना है कि कौन से लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, दोनों जीन में से जो अपने आप को प्रदर्शित करेगा वो डोमिनेंट जीन होगा, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में क्या देखा कि सारे के सारे पौधे संकर पौधे हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे पौधे लंबे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे पौधे क्या है, लंबे हैं। इसका मतलब जो लंबाई वाला जीन है, लंबाई वाला जो जीन है वह डोमिनेंट है, यानी प्रभावी है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जीन खुद को प्रदर्शित करेगा वो प्रभावी होगा, और जो प्रदर्शित नहीं करेगा वो अप्रभावी होगा। तो F2 जनरेशन में ये बात क्लियर हो जा रही है कि कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों का दोनों जीन जो है इस लंबे प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ लंबाई वाला जीन काम किया और नाटेपन वाला काम ही नहीं किया। तो इसका मतलब लंबेपन वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है, यानी प्रभावी है, ठीक है ना, और नाटेपन वाला जो जीन है वो क्या है, अप्रभावी है। तो F2 जनरेशन को देखकर उन्होंने, सॉरी ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को P1 जनरेशन से प्राप्त संतति को F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन से जो भी F1 जनरेशन, जब भी F1 जनरेशन जो होते हैं वो हमेशा हमेशा हाइब्रिड होते हैं, और F1 जनरेशन में जो भी लक्षण दिखाई देंगे वो उस लक्षण को डोमिनेंट कहेंगे। यहां से मेंडल ने अपने पहला नियम को दिया। मेंडल ने टोटल 3 नियम दिया था बाबू। तो पहला नियम उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट का नियम दिया। यहां से निकला प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंट, ये पहला नियम है। ये बात क्लियर होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि मेंडल का सबसे पहला नियम कौन सा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंट या फिर प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम मेंडल का पहला नियम है। धीरे धीरे हम तीनों नियम पे जाएंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट उन्होंने दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंट कहां से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला F1 जनरेशन से। उन्होंने बोला कि शुद्ध अलग अलग लक्षण वाले, शुद्ध अलग अलग लक्षण वाले
एक ही लक्षण के लिए एक ही लक्षण के लिए दो अलग अलग लक्षणों के प्रदर्शन वाले पौधों के बीच में यदि हम प्रजनन करवाते हैं तो F1 जनरेशन मिलता है। और F1 जनरेशन में प्राप्त जो संतति होता है वो संकर होता है, हाइब्रिड होता है। उसमें दोनों जनक के जीन प्रेजेंट होते हैं, और जो जीन खुद को प्रदर्शित करते हैं, जो लक्षण खुद को प्रदर्शित करता है, वो लक्षण जो होगा डोमिनेंट होगा। तो यहाँ से उन्होंने बताया कि कैपिटल टी वाला जो लक्षण है, यानी लंबाई वाला जो लक्षण है, वो डोमिनेंट है, और जो नाटेपन वाला लक्षण है निकाला। तो F3 जनरेशन के लिए वो क्या करेंगे बाबू, ये जो F1 जनरेशन में जो पौधा प्राप्त हुआ है, F1 जनरेशन में जो पौधा प्राप्त हुआ है, इसका कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखना, P1 को करा रहे हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाए, ठीक है ना। लेकिन जो F1 जनरेशन में जो, देखिए ये सीधे समझ में नहीं आएगा, आपको समझते समझते समझ में आएगा बाबू, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए ये है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो भी संतति है सब संकर है, हर एक में कैपिटल टी, इसीलिए सारे के सारे पौधे क्या मिले थे, लंबे मिले थे। अब क्या हुआ, F1 जनरेशन को इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, ठीक है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो क्या होगा, एक ही पौधे का नर भाग हम यूज करेंगे, एक ही पौधे का मादा, यानी इसी पौधे का नर भाग भी यूज में आएगा और इसी पौधे का मादा भाग भी यूज में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ये गैमेट बनाएंगे तो आप अच्छे से पता है कि गैमेट बनाएंगे तो दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। इससे भी जब गैमेट बनेंगे तो दोनों जीन अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी अलग हो जाएंगे और स्मॉल टी क्या हो जाएंगे, स्मॉल टी क्या हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में बॉक्स की संख्या 4 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर निकालने का भी नियम है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मेल गैमेट इनटू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, नंबर ऑफ मेल गैमेट इनटू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। तो क्या हो जाएगा, मेल गैमेट कितना है, 2, और यहाँ पर फीमेल गैमेट भी कितना है, 2, यानी दो प्रकार के गैमेट बना रहे हैं, यानी टोटल कितना, 4। तो पनेट बॉक्स में हम क्या करेंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, 4 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से देंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेल और यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, फीमेल। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेल गैमेट जो है प्रोबेबिलिटी कैपिटल टी है और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। फीमेल गैमेट जो है कैपिटल टी है और क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर सेल्फिंग जब कराएंगे तो इसी का गैमेट इसी से मैच करेगा, ठीक है। तो कैपिटल टी अगर कैपिटल टी से मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। तो जो जाइगोट बनेगा उसमें दोनों जीन क्या होंगे, कैपिटल। अगर ये कैपिटल जीन, जो कैपिटल टी वाला जो जीन है, वो कैपिटल टी वाला जो युग्मक है वो स्मॉल टी वाले युग्मक से मैच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये प्रोबेबिलिटी बन रही है, कैपिटल टी वाला जो युग्मक है वो स्मॉल टी वाले से मैच करेगा तो कैपिटल टी और क्या बन गया, स्मॉल टी से करेगा तो स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। देखिए बाबू थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में इस चैप्टर को पढ़ाने का अपना अलग मजा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास का बात ही अलग हो जाता है, जेनेटिक्स में तो अच्छा मजा आ जाता है पढ़ाने में और पढ़ने में। तो यहाँ पर बात क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी क्या बनी, ये बन गया क्या, F2 जनरेशन आ गया, ठीक है ना। F2 जनरेशन, P1 जनरेशन को क्रॉस कराया हम टॉल और डॉफ से तो हमको मिला F1 जनरेशन को हम सेल्फिंग कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है ना। इसको हमने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो क्या मिला हमको, F2 जनरेशन में हम निकालेंगे यहाँ पर प्योर कितने होंगे, प्योर और रेशियो हाइब्रिड। तो प्योर जो हो जाएंगे बाबू, ये प्योर दोनों कैपिटल, ये जो है प्योर है कैपिटल, ठीक है ना। तो प्योर की संख्या कितना हो जाएगा, तो प्योर की संख्या जो हो जाएगा
एक, और यहाँ पर रेशियो प्योर। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। आप बताओगे, हम निकालेंगे दो चीज यहाँ पर, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, ठीक है ना। तो प्रदर्शन। अब बताइए, ये जो इस टाइप का जीनोटाइप वाला जो पौधा होगा वो लंबा होगा या नाटा होगा? फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या? लंबा रेशियो नाटा। अब बताइए हमको, लंबा इसमें कौन कौन से होंगे और नाटा इसमें कौन कौन से होंगे? ये लंबा होगा, ये भी क्या होगा? लंबा होगा, ये भी क्या होगा? लंबा होगा, लेकिन ये क्या होगा? नाटा होगा। बात समझ में आ गई ना? दोनों नाटेपन का जीन है तो नाटा होगा, ठीक है ना। ये लंबा क्यों होगा? क्योंकि दोनों जीन लंबेपन का है। ये लंबा क्यों होगा? क्योंकि एक लंबा का जीन है, एक नाटा का जीन है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? लंबा वाला। तो लंबा वाला खुद को प्रदर्शित करेगा, तो ये भी, इससे भी जो पौधे बनेंगे लंबे बनेंगे, इससे भी जो पौधे बनेंगे लंबे बनेंगे, लेकिन इससे जो पौधा बनेगा वो नाटा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाता है? लंबा और रेशियो नाटा निकालते हैं, टॉल रेशियो डॉप निकालेंगे तो 3:1। 3 रेशियो क्या निकल गया? 1 निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक मतलब जीन की कॉम्बिनेशन को देखेंगे। जीनोटिपिक रेशियो में हम हमेशा क्या करते हैं? प्योर रेशियो हाइब्रिड रेशियो प्योर, यहाँ प्योर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है? जीनोटिपिक रेशियो को हम यहाँ लिख देते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर निकालना होगा हमको तो जीन को देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम लंबा नाटा को देखें, वो फिनोटिपिक रेशियो दृश्य प्रारूप। जीनोटिपिक रेशियो में क्या करेंगे? हम जीन को देखेंगे कि कौन सा जीन का कॉम्बिनेशन शुद्ध है, कौन सा जीन का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो है कैपिटल टी जो है वो क्या है? 1 है, यानी कैपिटल टी जो है 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी के गो है, 2 गो। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है। स्मॉल टी यहाँ लिखे बाबू। उसके बाद स्मॉल टी कितना है? 1 है। 1 है। इसका मतलब इसका जो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वो 1:2:1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटिपिक रेशियो पूछे तो बोलना है 1:2:1। ये क्या है? जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम पूछेंगे भी। तो इस प्रकार से उन्होंने रेशियो को निकाला और रेशियो को क्या किया? इस तरह से उन्होंने मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन में उन्होंने बताने का कोशिश किया। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट होगा तो हम एक क्लास और ले लेंगे। देखिए अब हम इस चीज को समझते हैं कि उन्होंने किया क्या क्या, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक संकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं? मेंडल द्वारा किए गए एक संकर क्रॉस का उदाहरण सहित क्या करना है? व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब एक जोड़ी लक्षणों की वंशागति की अध्ययन की जाती है, हमने क्या किया था? एक जोड़ी विपरीत लक्षणों, ठीक है ना। एक जोड़ी यहाँ पर लगा देना, विपरीत
एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति की अध्ययन की जाती है, एक ही जोड़ा, ठीक है ना, तो इसे एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस या फिर क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने टोटल कितने विपरीत लक्षण का सिलेक्शन किया था, 7 जोड़ी। उसमें से हम पहला जोड़ी का एग्जांपल में लेंगे, ठीक है ना। वो सातों जोड़ी लक्षणों की वंशागति को उन्होंने क्या किया था, बारी बारी अध्ययन किया था, जिसमें से प्रथम जोड़ी उन्होंने जो लक्षण पर स्टडी करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, वो क्या था, मटर की पौधे की लंबाई, जो कि एग्जांपल हम पिछले बार देखे, ठीक है ना। मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से प्रयोग किया। तो अभी जो हमने एक प्रयोग किया ना बाबू, अभी हम जो एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताया उसी चीज को बस एक्सप्लेनेशन है। मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, एक लंबे मटर के पौधे जो कि शुद्ध समयुग्मजी था, लंबे मटर के जो पौधे हैं जो कि शुद्ध समयुग्मजी था, उसका क्या किया, नाटे मटर के पौधे के साथ जो कि भी शुद्ध समयुग्मजी था, दोनों को उगाया। दोनों को क्या किया, उगाया। तो देखिए ना यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, मटर का पौधा है, दोनों को उगाया पहले और फिर जाकर इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, आया ना। तो जब क्या किया, उन्होंने पहले उगाया और उगाने के बाद फिर उन्होंने दोनों के बीच कृत्रिम परागण कर संकरण कराया, आया ना। संकरण से जो प्राप्त संकर बीज था उसको उन्होंने क्या किया, बोया। दोनों के संकरण कराने से क्या हुआ, टॉल का क्या किया, ड्वार्फ से संकरण कराया और संकरण कराकर जो बीज मिले उसको बोया। उसको जब बोया तो उनको क्या मिल गया, प्रथम पीढ़ी मिल गया, F1 जनरेशन मिला। और F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले वो क्या मिले, टॉल मिले, ठीक है ना। प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे क्या मिले, टॉल मिले। फिर उन्होंने क्या किया, प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधे से प्राप्त बीज को, प्रथम पीढ़ी से लंबे पौधे के प्राप्त बीज को, इसको मैं सेल्फिंग कराया और इससे बीज को प्राप्त किया, जिससे उन्हें क्या मिला, द्वितीय पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी जो था इससे बीज को प्राप्त किया और प्राप्त करके इसको क्या किया, बोया, जिससे उन्हें द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हो गई। तो इससे जो बीज प्राप्त होगा उसको क्या मिलेगा बाबू, द्वितीय पीढ़ी हो जाएगा, जिसमें से कुछ जो होगा वो क्या होगा, टॉल होगा और कुछ जो होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। टॉल कितना होगा, तो 3:1 के फॉर्म में क्या है, टॉल और ड्वार्फ होगा। कुछ अगर 400 पौधे उगाए हैं तो 300 पौधा जो है टॉल होगा और 100 पौधा क्या होगा, ड्वार्फ होगा। तो उन्होंने क्या किया कि जिससे उन्हें द्वितीय पीढ़ी प्राप्त हुई। अब देखिए द्वितीय पीढ़ी जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या देखा, द्वितीय पीढ़ी में उन्हें क्या मिला, कुछ पौधे लंबे और कुछ पौधे नाटे प्राप्त हुए, जहां लंबे तथा नाटे पौधे के बीच का अनुपात जो उनको मिला 3:1 था। उन्होंने उक्त यानी ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने चेकर बोर्ड के थ्रू दिखाया। और हमने अभी बताया ना, चेकर बोर्ड को देने वाले जो व्यक्ति थे RC पनेट थे, जिसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं। चेकर बोर्ड का दूसरा नाम क्या है, पनेट स्क्वायर, ठीक है ना, जिसको पनेट स्क्वायर कहते हैं। और पनेट स्क्वायर को देने वाले व्यक्ति RC पनेट थे, ठीक है ना, रोजिनेट चार्ल्स पनेट इसका पूरा नाम कहते हैं। तो ये उन्होंने क्या किया बाबू, फिर से देखते हैं इसको। द्वितीय पीढ़ी में उन्हें लंबे तथा कुछ नाटे पौधे प्राप्त हुए, और जहां पर लंबे तथा द्वितीय पीढ़ी की बात हो रही है F2 जनरेशन की, ठीक है ना, F2 जनरेशन में लंबा और नाटा पौधा का जो रेशियो था 1:3:1 था, ठीक है ना। उन्हें उक्त प्रयोग को चेकर बोर्ड के अर्थात पनेट वर्ग की सहायता से निम्न प्रकार से निरूपित किया। यहाँ पर आपको बता देना पड़ेगा कि पनेट स्क्वायर में उन्होंने किस तरह से, मेंडल ने किस तरह से पनेट स्क्वायर को बनाया था। तो देखिए उसको बनाना आपको इस तरह से होगा, आपको लिख देना है प्योर टॉल और इसका क्रॉस करा देना है, ये बना लेना है बाबू। इसके बाद जो खाली जगह है इसके यहाँ पे बना लेना है प्योर ड्वार्फ, ठीक है। यहाँ पर आपको जीनोटाइप लिख देना है क्या, कैपिटल T और कैपिटल T। इसका क्रॉस उन्होंने किससे कराया, स्मॉल t और स्मॉल t। इनसे जो संतति मिले, ठीक है ना, यहाँ पर आप शो कर दीजिए मेल और यहाँ पर क्या शो कर दीजिए फीमेल। तो पॉलन ग्रेन से आया कैपिटल T और पिस्टिल के अंदर था स्मॉल t, तो दोनों मिल गया क्या, संकर पौधा। ये है F1 जनरेशन, ठीक है ना। सबका सब पौधा जो है वो क्या है, संकर पौधा। और ये पौधा दिखता कैसा था, तो
टॉल था, ये पौधा क्या था, टॉल था। अब इसका क्या कराया, सेल्फिंग कराया, ठीक है। तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी बनी, तो बनाना आपको इस तरह से है। सेल्फिंग कराएगा तो गैमेट जो बनेगा कैपिटल टी और नीचे स्मॉल टी, इधर से जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी और क्या बनेगा, स्मॉल टी। ये बनाना है बाबू, ये है आपका मेल, इधर हमने क्या शो किया, फीमेल को शो किया, ठीक है। फिर से यहाँ पर आपको क्या है, पनेट स्क्वायर बना लेना है, पनेट स्क्वायर, आरसी पनेट ने दिया है, ये बॉक्स आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको दिखा देना है इधर मेल गैमेट और इधर क्या, फीमेल गैमेट को। मेल गैमेट क्या है, एक है कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। फीमेल गैमेट क्या है, एक है कैपिटल टी, दूसरा क्या है, स्मॉल टी। इस दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट जो बनेगा वो कैपिटल टी, इस दोनों के बीच में होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस दोनों के बीच में होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस दोनों के बीच में होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। तो और यहाँ पर इसके आगे क्या करना है, लिख देना है, ये जो हो गया आपको क्या मिल गया, तो F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन और ये है F2 जनरेशन, ठीक है। तो अब आपको लिख देना है इस डेटा को देख के, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो लिखना है यहाँ पे। तो जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या हो जाएगा, तो जीनोटिपिक रेशियो, फिर से जीनोटिपिक जो रेशियो होगा यहाँ लिख लेना है, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक मतलब जीन, ठीक है ना। तो जीन का जो रेशियो हो जाएगा, पहले हम निकाल लेंगे कैपिटल टी का रेशियो, फिर निकालेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तीन ही तरह का तो जीन बन रहा है, आया ना। यहाँ पर जीन का क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, तीन तरह का, फिर स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। रेशियो हम देख लेते हैं, कैपिटल टी कितना है, एक है, एक। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, तो एक और दो, एक और दो। उसके बाद स्मॉल टी कितना है, तो एक, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, ये है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए किया ना बाबू। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 है। जीनोटिपिक का मतलब क्या, जीन प्रारूपी की संतति में जीन का वितरण किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशियो भी लिख लेना है आपको, फिनोटिपिक रेशियो लिख लेना है। फिनोटिपिक रेशियो में क्या, फिनोटाइप मतलब क्या, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, दिखावट, दिखाई देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या लंबा या तो नाटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम टॉल वर्सेस, यहाँ कर देते हैं टॉल आपको बताना है F2 जनरेशन में टॉल कितने होंगे और ड्वार्फ कितने होंगे, देख के बताइए जरा सा बॉक्स। देखिए टॉल कितने होंगे, जहां जहां कैपिटल टी होगा वो सारे प्रोजेनी टॉल होंगे, ये टॉल, ये भी क्या टॉल, ये भी क्या टॉल। तो टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3। ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, यानी कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, ठीक है ना। तो इतना चीज जो है आपको क्या हमने लिखा है कि उपरोक्त, यानी ऊपर जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पौधे के साथ, उसको चेकर बोर्ड या पनेट वर्क की सहायता से उन्होंने प्रस्तुत किया, जो कि निम्न प्रकार से है। तो आपको क्या है, ये डायग्राम आपको बना लेनी है, ठीक है ना बाबू। चलिए, तो ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आप समझ गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है और जीनोटिपिक रेशियो क्या। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ नियम को निकाला, आया ना। यहाँ से इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 2 नियम निकलते हैं। पहला नियम क्या है, तो उक्त एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने वंशागति के 2 नियम दिए। मेंडल पूरा 3 नियम दिए हैं, ध्यान देना है, जिसमें से 2 नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से और 1 नियम जो है उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस से निकाला है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 2 नियम उन्होंने निकाला। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या, पृथक्करण या बीज संयोजन का नियम, ठीक है ना। प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण या बीज संयोजन का नियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बाबू, ध्यान रखिएगा। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। मेंडल ने यह नियम जो है F1 जनरेशन में प्रदर्शित लक्षण के आधार पर दिया था, F1 जनरेशन में प्रदर्शित लक्षण के आधार पर दिया था। तो पैरेंटल
जनरेशन क्या है, कैपिटल टी क्रॉस क्या करा है, स्मॉल टी का। F1 जनरेशन निकला कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है F1 जनरेशन। उन्होंने क्या किया, ये पैरेंटल जनरेशन, ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को ध्यान में देते हुए उन्होंने क्या निकाला, प्रभाविता का नियम दिया। क्या दिया, मेंडल ने बताया कि F1 पीढ़ी में किसी भी खास लक्षण, या लक्षण कर लीजिएगा बाबू, किसी भी खास लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। जैसे किसी खास लक्षण मतलब क्या, इसमें लंबाई के लिए कितना जीन है, 2 तरह के जीन है, एक आया मदर से, एक आया फादर से, और एक कहां से आया, मदर से। तो एक है कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी। तो किसी भी लक्षण के लिए 2 जीन विद्यमान होते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, हाँ या ना। देखिए F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं कि इस हाइट के लिए 2 जीन प्रेजेंट है, जिसमें से क्या है, ये दोनों अलग अलग जीन का प्रदर्शन है। कैपिटल टी लंबेपन को शो करेगा, स्मॉल टी नाटेपन को शो करेगा, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जोड़े में से जो जीन अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है वह प्रभावी जीन या कारक कहलाते हैं। जीन तो हम आज बोलते हैं, लेकिन मेंडल क्या कहते थे, कारक कहते थे। तो वह प्रभावी कारक या जीन कहलाते हैं, या फिर डोमिनेंट फैक्टर कहलाते हैं। तो F1 जनरेशन में दोनों जीन मौजूद होते हैं, लंबेपन का भी जीन मौजूद है, नाटेपन का भी जीन मौजूद है, लेकिन जो जीन खुद को प्रदर्शित किया, तो प्रदर्शित कौन सा किया, लंबापन वाला जीन किया, नाटापन वाला जीन खुद को प्रदर्शित नहीं किया। इसका मतलब लंबेपन वाला जीन जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। तो जोड़े में से जो जीन अपने लक्षण को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर देता है वह प्रभावी जीन या कारक कहलाते हैं। एवं दूसरा लक्षण को प्रदर्शित न कर पाने के कारण अप्रभावी जीन या फिर क्या कहलाएंगे, रिसेसिव फैक्टर कहलाएंगे, रिसेसिव जीन कहलाएंगे। तो इस क्रॉस में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। क्लियर ना बाबू। चलिए यहां से निकल गया आपका प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, फिर से सुन लीजिए। प्रभाविता का नियम कहता है कि यदि 2 समयुग्मजी जीव का हम संकरण कराते हैं तो हमको संकर जीव मिलता है, और संकर जीव में दोनों संतति के जीन मौजूद होते हैं, और दोनों जीन में से कोई एक ही जीन का प्रदर्शन होता है। जो जीन खुद को प्रदर्शित करता है वो प्रभावी जीन होता है, जो खुद को प्रदर्शित नहीं करता है वो अप्रभावी जीन होता है। यहीं से निकल के आता है प्रभाविता का नियम। क्लियर ना। उसके अलावा दूसरा नियम जो इसका है, पृथकीकरण या बीज संयोजन का नियम, ठीक है ना। पृथकीकरण या बीज संयोजन का नियम, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मेंडल ने इस नियम को भी एक संकरण के आधार पर ही दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ही दिया था। मेंडल के इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जोड़ी कारक या जीन होते हैं। एक जोड़ी, एक लक्षण के लिए 2 जीन है ना बाबू। देखिए यहाँ पर जो पेरेंटल जनरेशन में हमने जो समयुग्मजी लिया था उसके पास भी एक लक्षण, लंबाई, सिर्फ हाइट के लिए कितने जीन है, 2 जीन है, कैपिटल टी। इसका क्रॉस हमने कराया स्मॉल टी और स्मॉल टी से, ठीक है ना। इसके पास भी 2 जीन है, ठीक है, 2 जीन उपस्थित होते हैं जो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जैसे ही ये सेल जो है युग्मक बनाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, ठीक है ना, पृथक हो जाते हैं। ध्यान रखना है, युग्मक में जो भी क्रोमोसोम का सेट होता है उसको जीनोम कहते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। युग्मक के अंदर जो भी क्रोमोसोम होता है, जैसे स्पर्म के अंदर जो भी क्रोमोसोम होंगे, पोलन ग्रेन के अंदर जो भी क्रोमोसोम होंगे उसको जीनोम कहेंगे। आपका ओवा के अंदर जो भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होंगे सबको क्या कहेंगे, जीनोम कहेंगे। तो युग्मकों में उपस्थित क्रोमोसोम के एक ही सेट तो होते हैं, क्रोमोसोम युग्मक में एक ही सेट आता है ना बाबू। हमारे जो द्विगुणित कोशिका होता है उसमें क्रोमोसोम 2 सेट में होता है, लेकिन युग्मक में तो एक ही सेट होता है। इसका मतलब युग्मक के साथ किसी भी लक्षण के लिए एक ही जीन, युग्मक में हमेशा एक ही जीन देखने को मिलेगा। जीव के कोशिका में 2 जीन देखने को मिलता है, क्योंकि जीव जो है नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से बनता है, ठीक है ना। तो इसमें एक जीन, इसमें एक जीन, तब तो जाइगोट के अंदर कितना आया, 2 जीन आया, हाँ या ना। तो युग्मक में उपस्थित क्रोमोसोम का एक सेट के समूह को जीनोम कहते हैं। युग्मकों में क्रोमोसोम पर प्रत्येक लक्षण के लिए सिर्फ एक ही जीन होते हैं। युग्मक में स्पर्म में एक ही जीन होंगे, ओवा में एक ही जीन होंगे, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तो संतति में कितने जीन, एक लक्षण के लिए 2 जीन हो जाएंगे। युग्मकों में क्रोमोसोम पर प्रत्येक लक्षण के लिए सिर्फ एक जीन होते हैं, अर्थात युग्मक हेमीजाइगस होते हैं। हमने बताया था ना, अगर कोई सेल में एक ही जीन प्रेजेंट है
तो उस जीन को हम हेमिजाइगस कहेंगे। अर्थात युग्मक प्रायः शुद्ध होते हैं, इसीलिए इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मक प्रायः शुद्ध होते हैं, उसमें किसी भी लक्षण के लिए सिर्फ एक ही जीन होते हैं, हाँ या ना। और युग्मक निर्माण के समय जब क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं तो जीन भी क्या हो जाते हैं, उसके साथ अलग हो जाते हैं। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर पृथकीकरण का नियम, विसंयोजन का नियम कहते हैं। ठीक है ना बाबू। तो ये दोनों नियम जो है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो तो सुपर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, सुपर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। ठीक है ना बाबू। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इस क्लास को खत्म करते हैं और कल जो है हम इसके आगे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत है क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन हमने बनाने के लिए दिया है, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने बनाने के लिए दिया है उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है बाबू, पढ़ते रहिए।